अध्याय 1001 विफलता। स्कारलेट मून की आंखें सतर्क थीं। इस अंतिम चरण का प्रयोग पहले नहीं किया जा सका। सफलता या विफलता डूडियन की अपनी विशेषताओं पर निर्भर थी। उसने डूडियन के शरीर को एक ऐसे शरीर में बदल दिया था जो अरागामी के दिल में फिट बैठता था। लेकिन ये परफेक्ट मैच हो पाएगा या नहीं ये किस्मत पर निर्भर करेगा। प्रायोगिक निकाय की स्थिति का परीक्षण करें, स्कारलेट मून ने आदेश दिया। बूढ़ों ने तुरंत विभिन्न उपकरण निकाले और डूडियन पर काम करना शुरू कर दिया। एक क्षण के बाद सभी प्रकार का डेटा एकत्र किया गया। रक्तचाप स्थिर है, आत्मा स्थिर है, जादू के निशान स्थिर हैं, भगवान का खून घुला हुआ और स्थिर है। ... बूढ़ों की रिपोर्ट सुनते ही स्कारलेट मून की आंखों में लाल रंग दिखाई देने लगा। उसकी आंखों में दुनिया तुरंत बदल गई। उसने बहुत सी चीजें देखी जो वह पहले नहीं देख सकती थी, और डूडियन का शरीर धीरे धीरे शांत हो गया। उसके शरीर में खून और जादू के निशान सींग बन गए। उन्होंने एक दूसरे का सामना किया और स्थिर हो गए। तैयार हो जाओ। क्रिम्सन मून ने गहरी सांस ली। उसने छुरी निकाली और धीरे से डूडियन की छाती को काट दिया। सख्त त्वचा को विशेष स्केलपेल के सामने पतली फिल्म की तरह काटा गया। उसके छोटे छोटे हाथ फुर्तीले हो गए। उसने देखा कि डूडियन की छाती परत दर परत कटी हुई थी, यहाँ तक कि उसकी छाती की पसलियां भी उसने काट दी थीं। पूरी प्रक्रिया मौन थी। यह ऐसा था जैसे कोई पियानो मास्टर संगीत का एक शानदार टुकड़ा बजा रहा हो। डोंग डोंग। डूडियन की छाती में उसकी पसलियों के नीचे एक लाल दिल धड़क रहा था। उसकी छाती से खून बह निकला। लाल हृदय मूल रूप से एक मानव हृदय था, लेकिन अब ये काला हो गया था। ये परमेश्वर के रक्त से संक्रमित था। क्रिम्सन मून एक पल के लिए रुकी और फिर उसकी उंगलियां तेजी से हिलीं। एक पल में कई बाद की छवियां सामने आईं। पलक झपकते ही डूडियन के सीने में लाल दिल उसके हाथों में आ गया था और अभी भी धड़क रहा था। उसकी पांचों उंगलियों से एक हल्का सा कंपन आया। स्कारलेट मून ने दिल को नहीं छोड़ा, लेकिन धीरे से उसे ट्रे पर रख दिया। उसने गहरे बैंगनी रंग का अरागामी दिल निकाला और तुरंत रक्त वाहिकाओं को जोड़ दिया। उसने उसे डूडियन की छाती में दफना दिया। प्रयोग जारी रहा। पूरे कमरे में सन्नाटा था। कुछ बूढ़ों ने सांस लेने की हिम्मत नहीं की। वे जादुई दृश्य को देखते रहे। उन्होंने कुछ पागल कीमियागरों को देखा था जिन्होंने हृदय प्रतिस्थापन प्रयोग और यहाँ तक कि मस्तिष्क प्रतिस्थापन प्रयोग भी किए थे, लेकिन ये प्रक्रिया इससे कहीं अधिक क्रूर थी। अनगिनत प्रयोग हुए और कुछ ही ऐसे थे जो सफल हुए। अगर वे सफल भी हुए तो इसका मतलब यह नहीं कि वे भविष्य में हमेशा सफल होंगे। ये बात संभावना और भाग्य पर निर्भर थी। बहुत देर के बाद जब क्रिम्सन मून की उंगलियां डूडियन की छाती से उठीं, तो कुछ बूढ़े लोग अपने सपनों से जाग उठे। उन्होंने देखा कि डूडियन की छाती रेशम के धागे से सिल दी गई थी। रेशम का धागा घाव भरने वाले बलगम को स्रावित कर सकता है। ये धीरे धीरे शरीर के तापमान में घुल जाएगा, जिससे घाव भरने में तेजी आएगी। ये शिकारियों द्वारा घावों को सिलने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पसंदीदा सामग्री थी। स्कारलेट मून का माथा पसीने से भर गया था। वह थकी नहीं थी बल्कि घबराई हुई थी। उसने बूढ़े आदमी द्वारा दिया गया तौलिया लिया और उसे पोंछ दिया। उसे ये देखकर राहत मिली कि डूडियन की छाती में थोड़ा उतार चढ़ाव हो रहा था। उसने डूडियन के दिल के बारे में सोचा। वह उसे भविष्य में उपयोग के लिए हृदय को ठंडा करने के लिए कहने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसका चेहरा बदल गया। डूडियन की छाती गहरे काले रंग से ढकी हुई थी। सतह पर त्वचा काले रंग में रंगी हुई लग रही थी। काला रंग काली स्याही की तरह फैल गया। उसकी छाती का आधा हिस्सा नीला और बैंगनी था। उसी समय बेहोश डूडियन ने भौहें चढ़ा दीं। उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था। उसकी छाती और पेट पर दो जादुई निशानों से एक बार फिर तेज ठंडी हवा और उबलती गर्मी निकली। डूडियन के शरीर की सतह ने तुरंत अपनी चमक खो दी। उसकी त्वचा धीरे धीरे सड़ने लगी। कैसे? जब कुछ बूढ़े लोगों ने असामान्य स्थिति देखी तो वे हैरान और घबरा गए। क्रिम्सन मून का चेहरा बदसूरत था क्योंकि उसने तुरंत कहा, उसके शरीर की स्थिति की जांच करें। कुछ बूढ़े लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और जांच करने के लिए तुरंत उपकरण निकाल लिया। जल्द ही डेटा की जांच की गई। ये सभी असामान्य प्रतिक्रियाएं थीं। वे या तो सीमा से अधिक थे या मूल सूचकांक से कम थे, जिसमें डूडियन की हृदय गति भी शामिल थी। ये चौंकाने वाले स्तर पर पहुंच गया था। ये प्रति सेकंड 3 गुना बढ़ रहा था और आवृत्ति तेज से तेज होती जा रही थी। कंपन का आयाम लगातार बड़ा होता जा रहा था। नग्न आंखों से देखा जा सकता है कि डूडियन की छाती जोर जोर से हिल रही थी, यहाँ तक कि वह धातु की मेज भी, जिस पर वह लेटा हुआ था, हिलती हुई लग रही थी। थोड़ा कांपना। ऐसा लग रहा था मानो एक के बाद एक भारी घूंसे उस पर पड़ रहे हों। शक्ति भयानक थी। हिंसक पिटाई के कारण डूडियन की छाती में हल्के से फटने के निशान दिखे। ऐसा लग रहा था कि अंदर का दिल अपनी खोल से बाहर निकलने वाला है। महाराज, अगर ये परीक्षण पर चला गया तो विषय ध्वस्त हो जाएगा। वह इसे अब और नहीं सह सकता। कई बूढ़े लोगों ने क्रिम्सन मून को देखा और उसके आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। दांत भींचते ही क्रिम्सन मून का चेहरा बदल गया। उसने डूडियन की छाती पकड़ ली और गुर्राए,
पोषक तत्व का घोल और भगवान की मज्जा उसके शरीर में इंजेक्ट करें। पहले उसके शरीर को स्थिर करें। इसके अलावा ठंडे कीट की मज्जा प्राप्त करें और उसे उसमें इंजेक्ट करें। एक बूढ़े आदमी की आंखें खुली रह गईं। महाराज, अगर हम ठंडे कीड़े की मज्जा में इंजेक्शन लगा दें तो उसके विच्छेदक के जादुई निशान फिर से विकसित हो जाएंगे। क्या ये संतुलन से बाहर हो जाएगा? जाओ। क्रिम्सन मून ने उसकी ओर घूर कर देखा। यदि स्थिति की तात्कालिकता न होती तो वह उसे मार डालती। बूढ़े व्यक्ति का शरीर कांपने लगा क्योंकि उसके शरीर से ठंडा पसीना टपक रहा था। वह बेहद डर गया था। वह तेजी से घूमा और भाग गया। एक क्षण बाद बूढ़ों ने सामग्री ली और क्रिम्सन मून के निर्देशों के अनुसार उन्हें डूडियन के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। पोषक तत्व समाधान और गॉड्स मैरो के इंजेक्शन से डूडियन के शरीर में थोड़ा उतार चढ़ाव आया। हालांकि उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। भले ही क्रिम्सन मून डूडियन के दिल में था, उसके कंधे ऊपर नीचे धकेले गए थे। उसके पूरे शरीर का उतार चढ़ाव डूडियन की हृदय गति के अनुसार था। डूडियन की दाहिनी बाह में ठंडे कीट के प्लाज्मा को इंजेक्ट करने के बाद ठंडी हवा फैल गई और उसकी छाती के दाहिनी ओर फैल गई। लेकिन जल्द ही ठंडी बर्फ का फैलाव तेजी से कम हो गया। इस समय डूडियन की त्वचा नीली हो गई थी। इसके अलावा रंग धीरे धीरे गहरा हो गया था। यह उसकी छाती और पेट के पास बैंगनी रंग का था। कुछ हिस्से तो काले भी थे। ये त्वचा का रंग काला नहीं था, बल्कि शुद्ध काला था जो प्रकाश को अवशोषित कर सकता था। थम थम, डूडियन की दिल की धड़कन उसकी छाती से आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई हथौड़ा उसकी छाती पर वार कर रहा हो। क्रिम्सन मून ने अपने दांत भींच लिए। वह महसूस कर सकती थी कि डूडियन एक संघर्षपूर्ण जीवन शैली अपना रहा है। यदि यह उसके विशेष शिष्य के लिए नहीं था तो उसे ये भी संदेह था कि डूडियन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया अरागामी हृदय एक अलग जीवन रूप में विकसित हो गया था। ठंडे कीट प्लाज्मा के इंजेक्शन के बाद अरागामी की दिल की धड़कन एक बार फिर पहले की तुलना में तेज और मजबूत हो गई। क्रिम्सन मून ने तुरंत लोगों को इंजेक्शन जारी रखने का आदेश दिया। डूडियन के शरीर में ठंडे कीट प्लाज्मा की 5 बोतलें इंजेक्ट करने के बाद दिल की धड़कन की दर धीरे धीरे बढ़ गई। ऐसा लग रहा था कि ठंडा कीट प्लाज्मा अब तेज दिल की धड़कन को रोक नहीं सकता। महाराज, ऐसा नहीं चलेगा। उसका शरीर बिल्कुल भी फिट नहीं हो सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका शरीर पूरी तरह से सड़ जाएगा। एक बूढ़े व्यक्ति ने, जो ऊंचे पद पर लग रहा था, कहा। स्कारलेट मून ने अपने दांत भींच लिए। वह ये कैसे नहीं जान सकती थी, लेकिन प्रयोग यहां तक आ पहुंचा था। क्या वह सचमुच हार मानने वाली थी? इस समय डूडियन की छाती के आसपास की त्वचा तेजी से सड़ रही थी। स्कारलेट मून ने जो छाती पकड़ रखी थी वह मिट्टी की तरह नरम हो गई थी। वह गुस्से में थी, लेकिन वह पीछे हट गई। उसने तुरंत छुरी निकाली और डूडियन की छाती को काट दिया। ये कार्रवाई पहले से कहीं अधिक कठोर थी। उसने अभी अभी उसकी पसलियां ही काटी थी। उसने देखा कि 2 बैंगनी काले तंबू अचानक आगे बढ़े और उसकी कलाई के चारों ओर लिपट गए। वह थोड़ा चौंकी। अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि उसकी कलाई से खून बह रहा है। बैंगनी काले तंबू जोंक की तरह थे। वे उसकी कलाई तक पहुंचे और उसका खून चूस लिया। उसका चेहरा बदसूरत था। उसने जल्दी से अपनी हथेली डूडियन की छाती में गड़ा दी। इस समय उसके पास डूडियन के शरीर को हुए नुकसान की परवाह करने का समय नहीं था। उत्तरार्ध पहले से ही बेकार था। उसे चिंता थी कि वह अरागामी का दिल नहीं खो देगी। आखिरकार उसके पास केवल 2 अरागामी दिल थे। एक सिल्विया का था और दूसरा अरागामी का था, जिसकी पूजा अमेलिया जनजाति द्वारा की जाती थी। जब अरागामी हॉट को बाहर निकाला गया तो ये पहले से ही काफी बदल चुका था। अब ये पहले वाला अंडाकार आकार का हृदय नहीं रहा। इसके बजाय यह एक बैंगनी काली गेंद थी जो टेंटेकल से भरी हुई थी। ये समुद्री अर्चिन जैसा दिखता था, लेकिन इसके जाल समुद्री अर्चिन की सतह पर मौजूद कांटों से भी लंबे थे। इसके अलावा वह नर्म था। वह झूलता रहता था, मानो उसमें अपना जीवन हो। इस अजीब दिल को देखकर बूढ़े आदमी और क्रिम्सन मून को लगा उनकी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। सिल्विया की मृत्यु काफी समय पहले ही हो चुकी थी, लेकिन उसका दिल अभी मरा नहीं था। इसके अलावा इसमें वास्तव में ऐसी प्रबल जीवन शक्ति छिपी हुई थी। क्या ये ईश्वर की जीवन शक्ति थी? क्रिम्सन मून ने एक गहरी सांस ली और जल्दी से उसकी कलाई के चारों ओर लिपटे बैंगनी काले तंबू को बाहर निकाला और उसके दिल को फेंक दिया, जो लगातार उसके बगल में बूढ़े आदमी के लिए दर्द कर रहा था। इसे अच्छी तरह से रखो, इसे सील कर दो। बूढ़े आदमी ने तुरंत उसे एक कंटेनर से पकड़ा और सील कर दिया। अध्याय 1002 बर्बादी। अरागामी के हृदय को सील करने के बाद बूढ़ों और क्रिम्सन मून ने डूडियन की ओर देखा, जो धातु की मेज पर लेटा हुआ था। उसकी छाती फट गई और पसलियां टूट गईं। उसके सीने के ऊतक बिखरे हुए थे। पहले क्रिम्सन मून अरागामी का दिल निकालने की जल्दी में था। उसे डूडियन के शरीर की परवाह नहीं थी, इसलिए उसका शरीर टूटा हुआ लग रहा था। उसकी जीवत्ता क्षीण होती जा रही थी। प्रयोग विफल रहा। बूढ़ों के चेहरे बदसूरत थे। उनमें सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने इस डर से क्रिम्सन मून से पूछने की हिम्मत नहीं की कि वह उन पर अपना गुस्सा उतार देगी।
क्रिम्सन मून ने डूडियन को देखा जो मौत के कगार पर था। वह बहुत देर तक चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, आप पहले जा सकते हैं। उनमें से कुछ ने सम्मानपूर्वक छुट्टी ली जैसे कि उन्हें माफ़ी मिल गई हो। उनमें से एक ने डूडियन की ओर देखा जो धातु की मेज पर था। उसने ध्यान से कहा, महामहिम, चूंकि वह एक असफल उत्पाद है, हम कचरे का उपयोग करके उसे मरे हुए में बदल सकते हैं या उसके अंगों को निकालकर दूसरे में स्थानांतरित कर सकते हैं। बाहर निकलो, क्रिम्सन मून ने शांति से कहा। वह आदमी रुक गया और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर सका। उन्होंने सिर झुकाकर आदरपूर्वक अलविदा कहा। वह और अन्य लोग जल्दी से प्रयोगशाला से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद प्रयोगशाला में केवल लाल चांद और बेहोश डूडियन ही बचे थे। क्रिम्सन मून ने चुपचाप डूडियन की ओर देखा। उसे अचानक कुछ ख्याल आया। उसने अपना सिर झुकाया और ट्रे पर डूडियन के दिल की ओर देखा। फिलहाल दिल की धड़कन धीमी हो गई थी। ये हर 4 से 5 सेकंड में एक बार फैलता था। हर बार जब यह फैलता था तो हृदय के पास की रक्तवाहिकाओं से रक्त बाहर निकल जाता था। अरागामी के हृदय की तुलना में डूडियन का हृदय बिल्कुल अलग था। इसे थोड़े समय के लिए ही बाहर निकाला गया था, लेकिन यह अब टिक नहीं सका। स्कारलेट मून ने डूडियन की टूटी छाती को देखा। पिछला आंदोलन बहुत बड़ा था। इससे कई अंगों को नुकसान पहुंचा था, खासकर दिल को। आसपास के ऊतकों को या तो अरागामी के दिल ने निगल लिया था या उसके द्वारा फाड़ दिया गया था। थोड़े समय में इसकी मरम्मत करना असंभव था। इस आदमी की जीवन शक्ति समाप्त हो गई थी। क्रिम्सन मून के मुंह का कोना हिल गया। यदि डूडियन केवल एक साधारण प्रयोग होता तो वह उसे छोड़ देती, लेकिन डूडियन की स्मृतियों को पढ़ने और उनके सभी विचारों को जानने के बाद क्रिम्सन मून को पता चला कि इस व्यक्ति के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और उपलब्धियों तक पहुंचना कितना कठिन था। उन्होंने बहुत दर्द और पीड़ा सहन की थी। वह उनके आदर्श को भी जानती थी। जब वह छोटा था तो वह हीरो बनना चाहता था। वह बड़ा होकर शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता था। बाद में उसे उम्मीद हुई कि वह अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन आखिर में वह ऐसा नहीं कर सका। यह आदर्श कितना महान और कितना विनम्र था। यदि प्रयोग सफल रहा तो वह व्यक्तिगत रूप से उनके आदर्श को पूरा करने में मदद करेगी, लेकिन अगर यह विफल हो जाता है, विफलता का मतलब है कि हर चीज़ का अस्तित्व ही नहीं है। हर चीज़ ने अपना अर्थ खो दिया। आपने जेल में हार नहीं मानी, आपने विभाजक के सामने हार नहीं मानी, आपने अजेय राक्षस के सामने हार नहीं मानी। दुर्भाग्य से आपकी किस्मत बहुत खराब है। क्रिम्सन मून ने खुद से फुसफुसाया। उसकी आंखों में उदासी की झलक थी। वह धीरे धीरे नीचे झुकी और डूडियन के गाल को छूने के लिए अपना छोटा बर्फ सफ़ेद हाथ बढ़ाया। हालांकि वह कोमा में था, डूडियन की भौहें अभी भी थोड़ी जुरीदार थीं। ऐसा जान पड़ता था कि उसकी भौहों पर ढेर सारी मुसीबतें इकट्ठी हो रही हैं। क्रिम्सन मून को खेद, सहानुभूति और हानि महसूस हुई। वह भगवान बनने के लिए उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन आप उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। उसने धीरे से उसके माथे को चूमा और आह भरी। जब उसने अपना शरीर उठाया तो उसके चेहरे का अफसोस गायब हो गया था। उसकी आंखों में थोड़ी ठंडक थी। उसने बस डूडियन की छाती पर घाव का इलाज किया। उसने टूटे हुए आंतरिक अंगों को वापस जगह पर रख दिया और सतह को सिल दिया। उसने सहायक को बाहर बुलाया और आदेश दिया, इसे फ्रीज में भेज दो, हम भविष्य में इसका उपयोग करेंगे। बूढ़ों ने ऐसे सिर हिलाया जैसे उन्हें उम्मीद थी। यह फ्रीजर वह स्थान था जहां पिछले सभी विफल उत्पाद रखे जाते थे। वे असफल उत्पाद जिनका कोई मूल्य नहीं था, उन्हें छोड़ दिया गया। उन्हें सीधे लाशों के पहाड़ पर छोड़ दिया गया। महाराज, ये हृदय, इसे सील करके जमा दो। हाँ, कुछ बूढ़े लोग जल्दी से काम में लग गए। उन्होंने डूडियन के दिल को सील कर दिया और उसे उसके शरीर के साथ ले गए। उन्होंने इसे सभी प्रयोगशालाओं के आखिरी भूमिगत कोल्ड स्टोरेज में भेज दिया। कोल्ड स्टोरेज में तापमान बेहद कम और ठंडी हवा से भरा हुआ था। ये किसी शवगृह जैसा था। धातु के बिस्तरों पर अजीब सी लाशें पड़ी हुई थीं। उनमें से अधिकांश मानव आकार के थे, लेकिन वे अधूरे थे। उनमें से कुछ आधे इंसान और आधे जानवर थे। उनमें से कुछ के सिर मानव थे, लेकिन उनके शरीर मुड़े हुए थे। ये घृणित था। कुछ बूढ़ों को एक खाली धातु का बिस्तर मिला और वे डूडियन को दूसरे बिस्तरों पर ले गए। उन्होंने उसके दिल को एक तिजोरी जैसी अलमारी में रखकर ताला लगा दिया। बूढ़े लोग फ्रीजर से भाग निकले। अंदर बहुत ठंड थी। उन्हें लगा कि उनका शरीर जम गया है। डूडियन को भी ऐसा करने में देर नहीं लगेगी। हालांकि उन्हें असफलताओं पर कोई दया नहीं आई। असफलताएं बकवास और बेकार थीं। भले ही डूडियन एक समय एक मजबूत व्यक्ति था जिसने सिल्विया पर शासन किया था, लेकिन उनकी नज़र में फिलहाल वह सिर्फ एक असफल प्रयोग था। इसके अलावा उनकी जान चली गई थी और केवल उनके अंग ही शोध लायक बचे थे। महाराज, क्या हम प्रयोग संख्या 3 को अंतिम सामग्री के रूप में उपयोग करने जा रहे हैं? कुछ बूढ़े लोग प्रयोगशाला में वापस चले गए। उन्होंने देखा कि एक लाल रंग का चंद्रमा अरागामी के हृदय की जांच करने के लिए यंत्र के सामने शांति से बैठा हुआ है। प्रयोग संख्या 3 सबसे अच्छा प्रयोग था जो उन्हें पिछले कुछ महीनों में मिला था। ये डूडियन के बाद दूसरे स्थान पर था। वह एक जादूगर था और उसे हिम रक्त रोग था।
इसके अलावा उन्होंने अपनी वंशावली को भी जागृत कर लिया था। उनका शरीर विशेष था और उनकी अनुकूलन क्षमता बहुत मजबूत थी। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि उन्हें भगवान के रूप में विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। क्रिम्सन मून ने थोड़ा ऊपर देखा और उनमें से कुछ पर नजर डाली। उसने उदासीनता से कहा, कोई जल्दी नहीं है। ये प्रयोग विफल हो गया है। वापस जाओ और कारण ढूंढो। कल तुम मुझे रिपोर्ट सौंपोगे। मैं अंतिम प्रयोग की समस्या का समाधान करूंगा। उसकी जगह लेने के लिए उससे भी अधिक उपयुक्त प्रयोग होगा। हमें इस पाठ से सीखना चाहिए। अगली बार हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको प्रयोग सामग्री के रूप में उपयोग किया जाएगा। बूढ़ों के चेहरे बदल गए। उन्होंने ऐसे सिर हिलाया मानो वे चावल चोंच रहे हों। साथ ही फ्रीज में रखी लाशों पर ठंडी हवा फैल गई। डूडियन की उंगलियां और बाल पतली बर्फ से ढके हुए थे। अत्यधिक ठंड जलती हुई लौ की तरह थी। डूडियन धीरे धीरे दर्द से जाग उठा। इससे पहले कि वह अपनी आंखें खोलता, उसे अपने पूरे शरीर पर ठंडक महसूस हुई। उसे ऐसा चक्कर आ रहा था मानो उसने 5 किलोग्राम शराब पी ली हो। वह अपनी आंखें खोलना चाहता था लेकिन उसकी पलकें भारी थीं। उसने मुश्किल से अपनी आंखें खोली और सफ़ेद धुंध में ढकी हुई दुनिया को देखा। काफ़ी देर बाद उसकी दृष्टि साफ हुई और वह अपने आसपास का वातावरण साफ देख सका। अध्याय 1003 आ रहा है। कमरे में जमी हुई लाशें थीं। डूडियन को ऐसा लगा मानो वह मुर्दाघर में पड़ा हो। उसने दर्द को देखा और अपनी छाती पर एक बड़ा निशान देखा। यह उसकी गर्दन से लेकर पेट तक था। यह स्पष्ट था कि वह लंबे समय से कोमा में थे। उनके शरीर को कितना विच्छेदित किया गया था। उसने भौहें चढ़ा लीं और ध्यान केंद्रित किया। उसकी आंखों की पुतलियों में गहरी सुनहरी रोशनी दिखाई देने लगी। उसकी नज़र उसके शरीर की त्वचा में घुसी और उसकी छाती के अंदर देखी। वह स्तब्ध रह गया। हालांकि उसे कुछ अनुमान था, लेकिन उसकी छाती में टूटी पसलियों और अंगों को देखकर वह निराश हुए बिना नहीं रह सका। इसके अलावा उसने देखा कि उसका दिल गायब हो गया था। वह स्थान जहां उसका दिल दफनाया गया था अब टूटे हुए ऊतकों से भर गया था। इस समय चक्कर आने की लहरें फैल गईं। स्प्लिटर के जादुई निशानों की दृष्टि क्षमता का उपयोग करते हुए इसने उसकी शारीरिक शक्ति की थकावट को तेज कर दिया। उसने देखा कि उसके शरीर का खून सभी रक्तवाहिकाओं में फंस गया है। कोई प्रचलन नहीं था। हाइपोक्सिया की लहरों ने उनकी दृष्टि को काला कर दिया। दृष्टि क्षमता ने जल्द ही अपनी प्रभावशीलता खो दी। उनकी छाती पर एक बार फिर से पट्टी बांध दी गई। वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था, लेकिन वह अब और देर तक टिक नहीं सकता था। अंतहीन थकान उस पर हावी हो गई और वह फिर से बेहोश हो गया। महल के पिछले हॉल में विभिन्न प्रयोगशालाएं संचालित होती रहीं। हर दिन बड़ी संख्या में प्रयोग भेजे गए। शवों का विच्छेदन, प्रत्यारोपण और विच्छेदन। एक एक करके शवों को बाहर निकाला गया और वही प्रायोगिक डेटा क्रिम्सन मून के कार्यालय को भेजा गया। महल में प्रयोगों ने विभिन्न संगठनों को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। हर कोई डरा हुआ था। सतह पर दीवार शांत थी, लेकिन अंतर्धाराएं उमड़ रही थीं। विभिन्न ताकतें गुप्त रूप से चर्चा कर रही थीं। शोषण जारी रखने को तैयार नहीं थी, लेकिन एक बार जब चर्चा क्रिम्सन मून के खिलाफ धर्मयुद्ध के बिंदु पर पहुंच गई तो हर गुट चुप हो गया। कोई भी दूसरों के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। इसके अलावा क्रिम्सन चंद्रमा की शक्ति एक विशाल पर्वत की तरह थी। अगर हर गुट के सारे चैंपियन भी इकट्ठे हो जाएं तो भी वे उसे जरा भी हिला नहीं पाएंगे। बार बार चर्चा और कलह छिड़ती रही। इस बीच महल में प्रयोग अभी भी जोरों पर चल रहा था। इसके अलावा जिन प्रायोगिक विषयों की आवश्यकता थी वे अब केवल मामूली सामान्य लोग नहीं थे। उनमें से अधिकाधिक कुलीन लोग, विच परिवार के उच्च स्तरीय योद्धा इत्यादि शामिल थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि सिल्विया की विशाल दीवार के बाहर से एक आकृति चुपचाप उड़कर आई। वह लंबा और मजबूत था। उसकी पीठ पर 6 जोड़ी काले पंख थे। उसके काले पंख सूर्य की रोशनी में गहरे प्रकाश को प्रतिबिंबित करते प्रतीत हो रहे थे। उसकी नज़र मैप स्कैनर से हटकर, जो उसकी बांह पर एकल सैनिक युद्ध प्रणाली की तरह दिखती थी, उसके सामने विशाल विशाल दीवार की ओर चली गई। जैसे ही वह धीरे धीरे उड़ने लगा, उसके पीले मुंह का कोना एक चाप में मुड़ गया। आधा महीना बीत गया। दूसरा आधिकारिक पैमाने का देवता निर्माण प्रयोग आयोजित किया गया। क्रिम्सन मून ने प्रयोग संख्या 3 का उपयोग करते हुए व्यक्तिगत रूप से चाकू चलाया। यह विच परिवार के रॉक कबीले का प्रत्यक्ष वंशज था, जो नए कुलपति का छोटा भाई था। उनकी प्रतिभा अत्यंत उच्च थी। वे एक समय दीवार की युवा पीढ़ी के बीच एक लोकप्रिय व्यक्ति थे। कुलीन परिवारों की युवतियों में उनकी अत्यधिक रुचि थी और वह अनगिनत योद्धाओं के दिलों में आदर्श थे। हालांकि इस समय उसका सिर मुंडवा दिया गया था और उसका चेहरा हैगार्ड जैसा था जब वह क्रिम्सन मून के स्केल पेल के सामने लेटा हुआ था। उसका सुंदर चेहरा थोड़ा पतला था और अब उसमें वह अहंकार नहीं था जो पहले था। वहां केवल अकेलापन, भय और निराशा बची थी। नहीं नहीं, युवक के होंठ थोड़े हिले। वह दया की भीख मांगना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ पहले से ही कर्कश थी। क्रिम्सन मून मधुरता से मुस्कुराया और पूरी दुनिया थोड़ी सी रोशन हो गई।
उसने धीरे से युवक का चेहरा पकड़ा और धीरे से कहा, मेरे प्रिय, मेरा विश्वास करो, तुम इस दुनिया में पहले भगवान बनोगे। बी टीच। युवक ने दांत भींचे और 2 शब्द निकाले। क्रिम्सन मून के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। वह थोड़ा घबरा गई और अचानक पाया कि जो बात डुडियन पर इस्तेमाल की गई थी वह इस व्यक्ति पर लागू नहीं थी। उसने उसकी याददाश्त बदल दी थी। वह महिला थी जिसे वह सबसे अधिक प्यार करता था, वह संगीत प्रतिभा थी जिसका वह अनुसरण कर रहा था। लेकिन अब, जीवन और मृत्यु के सामने, वह पीछे हट गया था। उसने अपने हृदय में जो शपथ खाई थी वह श्वेत पत्र के समान कमजोर थी। ये पता चला कि सभी भावनाएं जीवन और मृत्यु की परीक्षा का सामना नहीं कर सकती। उसने धीरे से आह भरी और उसका माथा दबाने के लिए हाथ बढ़ाया। युवक ने थोड़ा संघर्ष किया, लेकिन जल्द ही उसकी आंखें पीछे मुड़ गईं जैसे कि वह बेहोश हो गया हो और उसका शरीर अकड़ गया हो। एक क्षण बाद, जब क्रिम्सन मून ने अपना हाथ हटाया, तब भी वह नहीं जागा था। हालांकि क्रिम्सन मून का इंतजार करने का कोई इरादा नहीं था। उसकी अभिव्यक्ति पहले ही अपनी बर्फीली ठंडी अभिव्यक्ति पर लौट आई थी। संवेदना शून्य होने के लिए तैयार हो जाओ। आसपास के कुछ बूढ़े लोगों को पता था कि प्रयोग शुरू हो गया है, इसलिए वे तुरंत खुश हो गए। उन्हें इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि क्रिम्सन मून ने पिछली बार जो कहा था वह केवल गुस्से में कहे गए शब्द थे। 2 घंटे बाद, अतुलनीय रूप से शांत प्रयोगशाला में केवल उपकरणों के टकराने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। क्रिम्सन मून और कुछ बूढ़े लोगों के चेहरे पर गंभीर भाव थे जब उन्होंने उस युवक को देखा जो अभी अभी अरागामी के दिल में आया था। सफलता या असफलता इसी एक कदम पर निर्भर थी। अचानक युवक की छाती से एक बैंगनी काला अंग बाहर निकला। ऐसा लग रहा था कि उसे धातु की मेज के पास खड़ी आकृति का एहसास हो गया था और वह तुरंत उस बूढ़े व्यक्ति की ओर बढ़ा जो उसके सबसे करीब था। बूढ़ा इतना डर गया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह जल्दी से पीछे हट गया, लेकिन बैंगनी काला अंग बेहद तेज था। एक पल में वह उसकी बांह के चारों ओर लिपट गया। बहुत जल्दी उसकी बांह नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से सूख गई। यह मुरझाया हुआ रुख उसकी कलाई से लेकर उसकी कोहनी और बांह तक फैला हुआ था। एक बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और चाकू से अपना हाथ काट दिया। एक धूसर बांह जो त्वचा और हड्डियों की तरह से कुड़ी हुई थी, बैंगनी काले अंग द्वारा मुरझाए हुए फूल के डंठल की तरह दूर फेंक दी गई थी जिसने अपने पोषक तत्व खो दिए थे। फिर वह घूम गया और क्रिम्सन मून की ओर दौड़ पड़ा। क्रिम्सन मून का चेहरा उदास था। उसकी उंगलियों के बीच एक चांदी की रोशनी चमकी और युवक की छाती कटकर खुल गई। अंदर की स्थिति बेहद भयावह थी। उसकी छाती की सभी पसलियां खत्म हो गई थीं और उसके सभी अंग गायब हो गए थे। केवल बैंगनी काले झुर्रीदार मांस का एक टुकड़ा अंदर भरा हुआ था। जोश के साथ क्रिम्सन मून ने एक ही समय में अपने दोनों हाथ बाहर फेंक दिए। उसकी उंगलियों पर चांदी की रोशनी चमकी और युवक की छाती में गहरे बैंगनी रंग का मांस अभी कुछ तंतुओं तक पहुंचा था और लाल चंद्रमा की ओर बढ़ गया था। जब मांस का पूरा टुकड़ा अचानक उछल गया और युवक की छाती से बाहर निकल गया, फिर इसे धीरे से एक अदृश्य शक्ति द्वारा ले जाया गया। एक धमाके के साथ वह किनारे तैयार किए गए विशाल कंटेनर से जा टकराया। इसे सीलबंद कर दिया गया था। टकराना। गहरे बैंगनी रंग का रक्त का थक्का अंदर की ओर निकला। वह आगे बढ़ गया और कंटेनर से टकरा गया। ये थोड़ा हिल गया। बूढ़ों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि प्रयोग दोबारा विफल होगा। इसके अलावा रिबाउंड पिछली बार की तुलना में तेज था। डुडियन कुछ देर तक टिके रहने में सक्षम था। इसके अलावा अरागामी के दिल की गति भी साफ नजर आ रही थी, लेकिन इस बार इतना बड़ा बदलाव हुआ। यह आधे महीने के प्रयोग का नतीजा था। क्या इसकी वजह शरीर में अंतर था? क्रिम्सन मून ने कंटेनर में अरागामी हॉट को देखा और उसकी नज़र युवक की छाती पर पड़ी। अरागामी हॉट को बाहर निकालने के बाद उसकी छाती खाली थी, केवल त्वचा की एक परत बची थी। इसके अलावा त्वचा के अंदर वसा की परत बैंगनी रंग की थी। ये स्पष्ट था कि यह अरागामी कारक से संक्रमित था। इस बीच युवक की सांसें थम चुकी थीं। उनकी अभिव्यक्ति भय और संघर्ष से ठिठुर गई थी। उसका मुंह किसी मूर्ति की तरह थोड़ा खुला हुआ था। इसे फेंक दो। क्रिम्सन मून ने अपनी निगाहें पीछे हटा लीं और उदासीनता से कहा। उसकी अभिव्यक्ति बहुत शांत थी और प्रयोग की विफलता के बाद कोई गुस्सा नहीं था। हालांकि जितना अधिक यह मामला था, उतना ही अधिक कुछ बुरे लोगों को ठंडक महसूस हुई। अध्याय 1004। क्रिम्सन मून का पलटवार। ताली ताली ताली। इसी समय अचानक तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कौन इतरा रहा था? कुछ बूढ़े लोग अचानक मुड़े और उसकी ओर घूर कर देखा, लेकिन उनकी आंखों में क्रोध की जगह तुरंत आश्चर्य ने ले ली। उन्होंने हॉल के बाहर से एक दानव देवता की तरह एक लंबी आकृति को धीरे धीरे उड़ते हुए देखा और 12 काले पंख धीरे से फड़फड़ा रहे थे। उसके सिर के शीर्ष पर घुमावदार सींग और उसका ठंडा चेहरा बिल्कुल किंवदंतियों में एक राक्षस की छवि के समान था। यह महज एक राक्षस की छवि जानबूझकर गढ़ी गई थी। एक शक्तिशाली आभा ने पूरी प्रयोगशाला को घेर लिया। औसत शरीर वाले कुछ बूढ़ों को सांस लेने में कठिनाई होती थी। उनकी आंखें अतुलनीय सदमे से भर गईं। क्रिम्सन मून ने उस आकृति को देखा जो अचानक आई थी।
उसके चेहरे पर सदमे की एक झलक थी, लेकिन इसे तुरंत वापस ले लिया गया। हालांकि फिर भी वह आने वाले व्यक्ति द्वारा पकड़ ली गई, इसलिए उनके चेहरे पर मुस्कान और भी गहरी हो गई। तुम मरे नहीं हो। क्रिम्सन मून का चेहरा उदास था और उसकी उंगलियां चुपचाप भींच ली गई थीं। उन तीनों के साथ मुझे मारना अभी भी थोड़ा मुश्किल है। जो व्यक्ति आया था वह बोलुओ था, जो 3 राजाओं से घिरा हुआ था। इस समय उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। जब उसने क्रिम्सन मून के कसकर बंधे हाथों को देखा, वह मंद मंद मुस्कुराया और कहा, मेरी प्यारी आज्ञाकारी बेटी, तुम इतने लंबे समय से दूर हो। क्या तुम्हें डैडी की याद आती है? पापा। कुछ बूढ़े लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, यह महसूस करते हुए कि वे स्थिति को समझ नहीं पाए। क्रिम्सन मून ने थूक दिया और ठंडे स्वर में कहा, इन घृणित शब्दों के साथ दिखावा मत करो। तुम्हें ये जगह कैसे मिली? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पास कोई जीपीएस उपकरण हो? बोलो मंद मंद मुस्कुराए, तुम सचमुच मेरी सबसे बुद्धिमान बेटी हो। अगर मैंने कोई चालाकी नहीं की होती और तुम्हारे शरीर में एक और जीपीएस उपकरण नहीं छिपाया होता, तो मुझे डर है कि तुमने सचमुच मुझे हिलाकर रख दिया होता। क्रिम्सन मून ने, जैसा कि अपेक्षित था, की अभिव्यक्ति प्रकट की। उसकी आंखें घूम गईं और उसने अचानक पूछा, ये चीज यूरेनियम रिंग में स्थापित है? स्मार्ट। बोरो ने उसकी ओर देखा अनुमोदनपूर्वक। फिर उसने विशाल प्रयोगशाला पर नजर डाली और मुस्कुराया। क्यों? क्या आप मेरा प्रयोग विरासत में लेना चाहते हैं और मेरी ईश्वर निर्माण योजना को पूरा करना चाहते हैं? क्रिम्सन मून ने उसकी गर्दन में जड़े यूरेनियम रिंग को छुआ। वह इस चीज को हटा नहीं पाई, अन्यथा अरागामी कारक तुरंत उसके मस्तिष्क पर आक्रमण करेगा और वह खुद को खो देगी। उसने गहरी सांस ली और कहा, आपकी बेटी होने के नाते क्या आपको अपने आदर्श विरासत में नहीं मिलने चाहिए? दुर्भाग्य से आप उतने अच्छे नहीं हैं। इस प्रयोग की स्थितियां अच्छी हैं, 80% सफलता दर है, लेकिन आप असफल रहे। बोरो ने अपना अफसोस और निराशा व्यक्त करने के लिए अपना सिर हिलाया। क्रिम्सन मून की आंखें सिकुड़ गईं। आप यहाँ लंबे समय से हैं। कुछ समय हो गया है, बोरो ने कहा। वह बेवकूफ़ कहाँ है जिसका आपने अपहरण कर लिया था? क्रिम्सन मून ने भौहें सिकोड़ लीं। वह जानती थी कि बोरो डूडियन का जिक्र कर रहा था। वह नहीं जानती थी कि क्यों, लेकिन जब उसने दूसरों को डूडियन का अपमान करते हुए सुना तो उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ। बाद वाला उसकी नज़र में बेकार था। वह मर चुका है। उसका शरीर अरागामी के दिल का सामना नहीं कर सकता। क्रिम्सन मून ने शांति से कहा। बोरो ने अफसोस के भाव के साथ उत्तर दिया, कारण क्या है? आपको कई बार प्रयोग करना चाहिए था। आपने गलती क्यों की? ये बहुत निचले स्तर की गलती होनी चाहिए। उनके शरीर की अनुकूलन क्षमता अभी भी पर्याप्त नहीं है। क्रिम्सन मून ने बोरो की ओर देखा, जो निडर था और हमला करने में जल्दबाजी नहीं करता था। इसी तरह वह भी हमला करने की जल्दी में नहीं थी, भले ही उनकी आभा एक दूसरे से बंधी हुई थी। हालांकि सतह पर वे अकादमिक अनुसंधान पर चर्चा कर रहे थे, जैसे कि वे दोस्त थे। अरागामी के दिल को प्रत्यारोपित करने के बाद उसके शरीर में बर्फ और आग का संतुलन टूट गया था। उसका शरीर अरागामी के दिल की शक्ति को नियंत्रित करने में असमर्थ था। शायद ये दिल बहुत शक्तिशाली है। अतीत में मैं केवल एक प्रयोगात्मक विषय का चयन करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, लेकिन मैंने इसकी शक्ति का अध्ययन करने की उपेक्षा की। दिल, ये कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे एक सामान्य मानव शरीर झेल सके। ओह, क्या इसका मतलब यह है कि केवल एक राजा ही इस हृदय के अनुकूल हो सकता है? बोरो ने दिलचस्पी से पूछा। क्रिम्सन मून ने उदासीनता से कहा, शायद। सर, कृपया। एक बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि दोनों प्रयोग के बारे में बात कर रहे थे और दुश्मन नहीं लग रहे थे, इसलिए उसने तुरंत आदरपूर्वक कहा। नंबर 3 का प्रयोग विफल हो गया था और वे किसी भी समय क्रिम्सन मून द्वारा मारे जा सकते थे। यदि वे इस अधेड़ उम्र के आदमी को खुश कर सकें, तो वे अपना जीवन बचाने में सक्षम हो सकते हैं। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसका शरीर अचानक अकड़ गया। उसके माथे पर एक खड़ा निशान उभर आया और धीरे धीरे खून बहने लगा। फिर अधिक से अधिक खून बहने लगा और उसका शरीर सीधे जमीन पर गिर गया। उसके पीछे क्रिम्सन मून ने अपना पतला छोटा हाथ उठाया। अपनी उंगलियों के बीच एक काला पंख पकड़ रखा था। ऐसा लग रहा था कि पिछला हमला बूढ़े व्यक्ति को मारने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन वास्तव में यह उस पर लक्षित था। वहां बहुत सारी नुकीली चींटियां हैं। बोलो ने क्रिम्सन मून के कसकर पकड़े हुए काले पंख को उदासीनता से देखा। कुछ महीने हो गए हैं और आपकी ताकत में काफी सुधार हुआ है, या शायद आपके पास पहले से ही इस तरह की शक्ति है। क्रिम्सन मून ने पंख छोड़ा और उसकी ओर उदासीनता से देखा। चूंकि आप पहले ही आ चुके हैं, इसलिए इतना कुछ कहने की जरूरत नहीं है। या तो आप मरें या मैं मरूं, लेकिन अगर मैं हार भी गया तो भी मेरा शरीर आपका प्रयोग नहीं बनेगा। बोलो हल्के से मुस्कुराए। एक झटके के साथ उसका शरीर अचानक गायब हो गया। अगले ही पल वह अचानक क्रिम्सन चंद्रमा के सामने आधा मीटर की दूरी पर दिखाई दिया। उसने अपना हाथ उठाया और बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ा। क्रिम्सन मून की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने उस बड़े हाथ को देखा जो तेजी से आगे बढ़ रहा था।
उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे सारी दुनिया सिकुड़ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर को बड़े हाथ से खींचा गया हो। उसने अपने चांदी के दांत पीस लिए और उसकी जीभ की नोक से खून बहने लगा। दर्द के कारण उसका सेरेब्रल कॉर्टेक्स गर्म हो गया, उसका शरीर तेजी से पीछे हट गया। उसने तुरंत खुद को बोलो से दूर कर लिया। हो, बोलो की नज़र थोड़ी हटी और वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। अथाह रसातल का स्वामी। क्रिम्सन मून हल्की सी हौंफने लगी और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से बह रहा हो। वह एक शब्द भी न कहते हुए बोलो की ओर देखती रही। उसे डर था कि उसने जो गति जमा की थी वह उसके शब्दों से टूट जाएगी, इसलिए उसने केवल बोलो से सावधान रहने पर ध्यान केंद्रित किया। मैंने तुम्हें अपना जीवन दिया और मैंने तुम्हें अपनी ताकत दी। तुम मुझे धोखा क्यों दोगे? बोलो ने चुपचाप उसकी ओर देखा। क्रिम्सन मून के होंठ हल्के से हिल गए। वह जानती थी कि बोलो जानबूझकर ऐसा प्रयास नहीं कर रहा था उससे बात करके उसका ध्यान भटकाओ। बाद वाले के अहंकार के साथ, जब तक कि यह एक बेहद बुरी लड़ाई न हो, वह ऐसी किसी योजना का उपयोग करने की जहमत नहीं उठाएगा। उसने अपनी सांसों को समायोजित किया और व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, आपने मुझे अपना जीवन दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे अपनी इच्छानुसार रौंद सकते हैं। आपने मुझे मेरी शक्ति दी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपने जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकती। बोल्लुओ ने कुछ देर तक उसे देखा और धीरे से सिर हिलाया। ठीक है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उनका शरीर एक बार फिर गायब हो गया और मौके पर केवल बेहद धुंधली अंतिम छवि रह गई। क्रिम्सन मून की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि वह लगातार पीछे हट रही थी। वाह, बोल्लुओ की आकृति काली गैस के गोले की तरह थी, जो उसके बंद होते ही एक छाया की तरह उसके पीछे पीछे चल रही थी। शक्तिशाली आभा ने उसे महसूस कराया कि उसके हाथ और पैर ठंडे हो गए हैं। चूंकि आप आज्ञाकारी नहीं हो सकते, तो नष्ट क्यों नहीं करते? बोलो की नज़र बेहद ठंडी थी, बिना किसी भावना के। उसने अपना बड़ा हाथ बढ़ाया। ये बेहद धीमा लग रहा था, लेकिन वास्तव में ये तेजी से क्रिम्सन मून के गले के करीब पहुंच रहा था, उसका गला घोंटने वाला था। पू, एक चांदी की रोशनी चमकी और खून बिखर गया। क्रिम्सन मून का शरीर रुक गया। बोलो भी रुक गया और अचंभित होकर उसे घूरने लगा। क्रिम्सन मून की आंखों में घबराहट और निराशा पूरी तरह से गायब हो गई, उसकी जगह एक अतुलनीय ठंडे हत्या के इरादे ने ले ली। वह टूटा हुआ हाथ जो हवा में 2 बार घूम चुका था, धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। ये बोलो का हाथ था। ये कैसे हो सकता है? बोलो थोड़ा अविश्वास में था, लेकिन संकट की भावना तुरंत उसके दिल में उमड़ पड़ी। हालांकि उसके पास सोचने का समय नहीं था, उसका शरीर पहले ही तेजी से उछल चुका था। अध्याय 1005, डार्क डोमेन। वाह, प्रकाश की एक सफ़ेद किरण नीचे से ऊपर उठी और बोलो की ठुड्डी से टकराए। जलन के कारण उसकी ठुड्डी जल गई और साथ ही उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसकी नाक से खून बह रहा हो। उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे कुछ चिपचिपा सा महसूस हुआ। उसे तीव्र दर्द महसूस हुआ और जब उसने नीचे देखा तो उसकी नाक गायब थी। केवल 2 नथुने बचे थे और उसकी नाक से ताज़ा खून निकल रहा था। यह क्या है? बोलो की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसकी दृष्टि अभी हमले को नहीं पकड़ सकी, केवल एक अवशेषी सफ़ेद रोशनी थी। अज्ञात भय लेकर आया, और यह किसी के लिए अपवाद नहीं था। दरार, दरार। बोलो के शरीर की हड्डियां जोर से हिल गईं और उसके नाखून लंबे हो गए। उसके शरीर से काले रंग की परतें निकली हुई थीं, जो उसके पूरे शरीर को कवच की तरह ढक रही थीं। उसकी आंखों में चांदी के क्रॉस का गहरा पैटर्न था, जो बहुत अजीब लग रहा था। जब उनके बीच की दूरी बढ़ गई, तो बोलो ने अपने आसपास का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। जब उसने इधर उधर देखा तो उसके हाव भाव थोड़े बदले हुए थे। उन्होंने देखा कि हॉल में भूमिगत दीवारें, खंभे और अन्य स्थान सभी धातु से बने थे, केवल सतह मिट्टी और चट्टानों से ढकी हुई थी। अंदर धातु के टुकड़ों पर लगभग 5 सेंटीमीटर व्यास वाले ब्लैक होल दिखाई दिए। वे पुराने जमाने की छोटी हाथ की तोपों की तरह थीं, जो उसे खतरे का संकेत दे रही थीं। तुम्हें मेरे आने की उम्मीद थी। बोलो का चेहरा काला पड़ गया। यह एक जाल था। क्रिम्सन मून ने उसे उदासीनता से देखा। क्या आपको लगता है कि मुझे नहीं पता कि आपने यूरेनियम रिंग में क्या किया? यद्यपि आपकी हरकतें बहुत गुप्त थीं, मैंने कुछ समय पहले एक बहुत ही उचित कहावत सीखी, यदि आप नहीं चाहते कि दूसरों को पता चले तो खुद ऐसा न करें। उन्हें कोई आश्चर्य नहीं। बोलो की आंखों में चांदी के क्रॉस ने हत्या के ठंडे इरादे को उजागर किया। मुझे पता था कि तुम एक दोधारी तलवार हो, लेकिन मुझे तुमसे इतनी तेज होने की उम्मीद नहीं थी। तुम यहाँ प्रयोग कर रहे हो और जानबूझकर मुझे यहाँ फुसलाया। क्या तुम मुझे हराने के लिए इन चीज़ों का उपयोग करने की उम्मीद करते हो? क्रिम्सन मून ने उदासीनता से कहा, मैंने सोचा था कि तुम 3 राजाओं के हाथों गिर जाओगे। मुझे तुम्हारे जीवित बचने की उम्मीद नहीं थी। मैं बस सावधानी बरत रहा था। सौभाग्य से सर्वशक्तिमान ईश्वर उन लोगों के साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं करता जो तैयार हैं। बोलो ने उसे घूर कर देखा, उसकी आंखें हल्की सी चमक रही थीं। चूंकि बाद वाले को उसके आने की उम्मीद थी, इसलिए संभवतः वह अच्छी तरह से तैयार था। वह उसे अच्छी तरह समझता था।
उसने कई वर्षों तक कठिनाइयां सहन की थीं और वह एक सतर्क व्यक्ति थी। स्वाभाविक रूप से वह यहाँ लापरवाह नहीं होगी। हालांकि उनका मानना था कि उनकी अपनी ताकत के साथ बाहरी वस्तुओं के लिए उन्हें धमकाना मुश्किल था, लेकिन वह अन्य राजाओं से अलग थे। वह प्रौद्योगिकी की शक्ति से परिचित थे। नहीं, कोई भी राजा कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक छोटे से तकनीकी हथियार के तहत उसे आसानी से राख में बदलना संभव था। यहाँ तक कि पुराने युग का भारी हथियार, परमाणु हथियार, पृथ्वी पर सभी जीवन को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। ये सभी तकनीकी हथियार थे जिन्हें साधारण मनुष्यों द्वारा बनाया जा सकता था। अरे, तुम मुझे सिर्फ इन्हीं से मारना चाहते हो? क्या तुम बहुत भोले नहीं हो? बोलो ने अचानक एक ठंडी मुस्कान प्रकट की। उसका शरीर थोड़ा आगे की ओर झुका और अचानक बल लगाकर प्रेत की तरह आगे की ओर झपटा। क्रिम्सन मून ने उसे उदासीनता से देखा, बिल्कुल भी डर नहीं लगा। बोलो के सामने से अचानक एक सफ़ेद रोशनी निकली जो उस जगह टकराई जहां से बोलो गुजरा था। ओह, ये सटीक लगा, लेकिन कोई खून नहीं था। मार खाने के बाद बोलो का शरीर धीरे धीरे नष्ट हो गया। उसी समय एक और भी तेज प्रेत तेजी से पीछे हट गया और हॉल से बाहर निकल गया। इस क्षण में फॉरवर्ड स्प्रिंट और रिवर्स रन पूरी तरह से जुड़े हुए थे। क्रिम्सन मून को तुरंत समझ आ गया कि उसके शब्द सिर्फ उसे भ्रमित करने के लिए थे। दरअसल हमला सिर्फ एक दिखावा था और उसने स्प्रिंट में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, तभी वह और भी तेज गति से पीछे हट सका। वाह, एक पल में वह हॉल के सामने की ओर भागा। बोलो का शरीर अचानक अकड़ गया और वह लगभग गिर पड़ा। उसी समय सामने से एक दर्जन से अधिक सफ़ेद रोशनियां निकलीं। बोलो का मस्तिष्क तनावग्रस्त हो गया और उसे लगा कि उसके पूरे शरीर से खून उसके सिर की ओर दौड़ रहा है। इस महत्वपूर्ण क्षण में उसने जबरन अपने शरीर को रोक दिया। ओह, सफ़ेद रोशनी उसके शरीर के सामने से 2 सेंटीमीटर से भी कम दूरी तक गुजरी। यह उसके शरीर को भेदने से बस थोड़ा सा ही कम था। विराम के इस क्षण में हॉल का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया, जिससे प्रयोगशाला में सभी लोग बंद हो गए। हालांकि आज परीक्षण विषय संख्या 3 के लिए अंतिम प्रयोग का दिन था। हॉल में ज़्यादा कार्यकर्ता नहीं थे। वे मुख्यतः कुछ बूढ़े आदमी और कुछ सहायक थे जो आदेश सुनते थे। इस समय कुछ सहायक हॉल में खड़े थे। वे स्तब्ध थे और उनके चेहरे पर शून्य भाव थे। बिजली। बोलो ने उस जगह की ओर देखा जहां से वह पहले गुजरा था। वहां की हवा में एक अदृश्य विद्युत चुंबकीय क्षेत्र था। जब वह पहले वहां से गुजरा था तो वह उच्च तीव्रता वाले बिजली के कट की चपेट में आ गया था, जिससे उसका पूरा शरीर निष्क्रिय हो गया था। यदि उसका शरीर मजबूत नहीं होता तो वह वहीं फंस गया होता, हिल रहा था और जमीन पर गिर रहा था। अब आप बाहर नहीं निकल सकते। क्रिम्सन मून की ठंडी आवाज़ उसके पीछे से आई। बोरो ने कसकर बंद दरवाजे पर नज़र डाली और धीरे से देखने के लिए अपना सिर घुमाया। क्रिम्सन मून पहले ही उसके राक्षस शरीर अवस्था में प्रवेश कर चुका था। उसके शरीर से नुकीले मकड़ी के पैर निकले। उन पर पीले और काले रंग के पैटर्न थे और उसका ऊपरी शरीर लंबा था। उसके गाल पहले से अधिक सफ़ेद थे। वे बर्फ की तरह थे और अधिक उत्तम, सुंदर और ठंडे होते जा रहे थे। उसने मकड़ियों की रानी की तरह उसकी ओर देखा। बोरो ने देखा कि उसके मकड़ी के पैर के पैटर्न के किनारे पर बहुत अच्छे रक्त लाल पैटर्न थे, जो एक अजीब तापमान का कारण बन रहे थे। इस विवरण से उसका हृदय कांप उठा। उत्तरार्ध वास्तव में सपने देखने वाले राक्षस शरीर की ऊर्जा को संयोजित करने में सक्षम था, अन्य राक्षस निकायों की ऊर्जा को जोड़कर। क्या इसे 2 राक्षस शरीरों का संयोजन माना गया था? ऐसा लगता है कि आप जानते हैं कि मैं आज एक कदम उठाऊंगा, बोरो ने थोड़ा तिरछा होकर कहा। हाई वोल्टेज बिजली की दीवार जिसने पहले उसके भागने को अवरुद्ध कर दिया था, स्पष्ट रूप से तैयार की गई थी। जब उसने पहले प्रवेश किया था तो उसने इसे नहीं देखा था। इसके अलावा ये चीज़ किसी के द्वारा या खुद क्रिम्सन मून द्वारा सक्रिय की जानी चाहिए थी, जबकि वे पहले बात कर रहे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने आज्ञाकारी होंगे और वास्तव में इस दिन को चुनेंगे, क्रिम्सन मून ने उदासीनता से कहा। जब आप पहले आए थे तो आपने सीधे कोई कदम नहीं उठाया था। मुझे पता था कि आप देख रहे थे और इंतजार कर रहे थे। आप शायद उन बेवकूफ़ों से पहले से ही जानते थे कि मैं प्रयोग करने जा रहा था। इसलिए मुझे पता था कि आप निश्चित रूप से इस चमत्कार के जन्म को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। जैसी कि उम्मीद थी, आपने मुझे निराश नहीं किया। बोरो का मुंह घूम गया। क्या तुमने मुझे पहले देखा था? इसके बारे में बोलते हुए मैंने डुडियन की याददाश्त से जाल का विचार सीखा। उसने इस चाल का इस्तेमाल बड़ी संख्या में वरिष्ठ अग्रदूतों को मारने और यहाँ तक कि उन पर कब्जा करने के लिए किया। क्रिम्सन मून ने उसे उदासीनता से देखा। इसके अलावा आप बहुत अज्ञानी हैं। आपने अतीत में जो देखा और सुना है वह बहुत छोटा है। आपकी गुप्त क्षमता वास्तव में हो सकती है मेरी समझ से छुप जाओ, लेकिन यह मत भूलिए कि टेक्नोलॉजी की ताकत सबसे बड़ी है। एक छोटा सा जीवन सेंसर आपके ठिकाने को प्रतिबिंबित कर सकता है। हे राजा, ऐसा ही है। ये पहली बार था कि बोरो को अज्ञानी कहा गया था। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके सामने वाली दीना उस दीना से थोड़ी अलग थी जिसे वह अतीत में जानता था।
वह बहुत बदल गई थी। उसने अपने पिछले अवलोकन में इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसने पाया कि उसकी सोच, दृष्टिकोण और स्वभाव बहुत बदल गया है। उन्होंने प्रौद्योगिकी शब्द के बारे में केवल पुराने युग की किताबों में पढ़ा था, और यह पहले से ही पुराना हो चुका था। पिछली दीना ने ये 2 शब्द कहने की जहमत भी नहीं उठाई, उसे अरकाना कहा गया। लेकिन अब जिस तरह से उसने ये शब्द कहा वह बहुत स्वाभाविक था, जिसमें उसकी आंखों का भाव भी शामिल था। उसे अचानक ख्याल आया कि उसने डूडियन की स्मृति पढ़ ली है। शायद उसकी सोच पुराने जमाने की थी। उसने गहरी सांस ली। बोरो का शरीर फिर बदल गया। कसकर ढका हुआ तराजू अचानक ढीला हो गया, मानो वह सांस ले रहा हो। उसके शरीर से बड़ी मात्रा में काली गैस निकली, उसके पंख फड़फड़ाए और तेज हवा का झोंका आया। हॉल में काली गैस भर गई। हालांकि यह उड़ गया था और क्षेत्र बड़ा हो गया था, लेकिन रंग पतला नहीं हुआ था, और जहां भी यह गुजरा ये गहरा काला था। यह उनकी जादुई निशानों की क्षमता थी, और यह उनका युद्ध कौशल भी था जो साम्राज्य अंधेरे डोमेन में बेहद प्रसिद्ध था। ये वह क्षमता थी जिसने उसे साम्राज्य में आमने सामने की लड़ाई में अजेय रहने की अनुमति दी थी, और केवल एक व्यक्ति द्वारा उसका मुकाबला किया गया था। वाह! काली गैस तेजी से पूरे हॉल में भर गई। एकदम अंधेरा था। यदि अंधेरे दृष्टि वाला कोई व्यक्ति यहाँ होता तो उन्हें ये जानकर आश्चर्य होता कि उनकी रात्रि दृष्टि क्षमता पूरी तरह से गायब हो गई है। इसमें गर्मी की धारणा वाले लोग शामिल थे, जिन्होंने ये भी पाया कि वे अंधेरे से किसी भी गर्मी स्रोत के उतार चढ़ाव को पकड़ने में असमर्थ थे। जो कुछ बचा था वह अंधकार था जिसने उनकी दृष्टि खो दी थी। वहां बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। अध्याय 1006 चकनाचूर। क्रिम्सन मून को ऐसा लगा मानो उसकी सारी इंद्रियां एक पल में छीन ली गई हों। वह न तो देख सकती थी और न ही सुन सकती थी। संसार में जो कुछ बचा था वह अंधकार था। उसका शरीर धीरे धीरे सुन्न हो गया, मानो अंधेरे ने उसे नष्ट कर दिया हो। अंधेरे की इस पूर्ण शांति में उसका शरीर धीरे धीरे गायब हो गया, केवल उसकी चेतना हवा में तैरती रह गई। शायद अंततः उसकी चेतना धीरे धीरे गायब हो जाएगी और गहरी नींद में सो जाएगी। कोई दूसरा व्यक्ति होता तो कब का दहशत में आ गया होता। हालांकि क्रिम्सन मून आश्चर्यजनक रूप से शांत था। वह केवल सामने अंधेरे को उत्सुकता से देखती रही। अचानक उसका राक्षसी शरीर तेजी से बदल गया। आग की लपटें उसके पूरे शरीर पर जल रही थीं, जिससे वह ढकी हुई थी। आग की लपटों में उसके शरीर का आकार बदलता दिख रहा था। इच्छा की आग फिर से जागृत हो गई और वह एक मानव आकार के जलते हुए आदमी में बदल गई। जलती हुई लपटें ड्रैगन की पूंछ के आकार में उसके पीछे फैली हुई थीं। हालांकि उसकी दृष्टि में आग चमकी और गायब हो गई। जल्द ही वह फिर से अंधेरे में गिर गई। अग्नि ड्रैगन दानव शरीर अभी भी इस अंधेरे डोमेन को जलाने में असमर्थ था। क्रिम्सन मून के पास, जो देख या सुन नहीं सकते थे, कुछ बूढ़े लोग अंधेरे में डूबे हुए थे। इससे पहले कि वे दृष्टि, श्रवण और अन्य इंद्रियों के नुकसान को महसूस कर सकें, वे अपने शरीर से जलन वाले दर्द से उत्तेजित हो गए और दर्दनाक चीखें निकालने लगे। हालांकि वे स्वयं चीखें नहीं सुन सके, वे केवल अपनी आत्मा की गहराइयों से आ रही चीखों को महसूस कर सकते थे। अंधेरे में बोरो की आकृति कुछ बूढ़ों की ओर देखे बिना ही उनके सामने से गुजर गई। उसका अंधकार में क्षेत्र शत्रुओं को उनकी इंद्रियों से वंचित कर देने जितना सरल नहीं था। काले कोहरे में एक संक्षारक जहर था। रसातल के नीचे के लोगों के शरीर इस हद तक क्षत विक्षत हो जाते थे कि यहाँ 1 घंटे तक रहने के बाद उनकी हड्डियां भी नहीं बचती थीं। कुछ बूढ़े लोग तो अग्रणी भी नहीं थे। काले कोहरे का स्पर्श होते ही उनके शरीर तेजी से पिघल गए। जब बोरो ने फायर ड्रैगन डेमन बॉडी को देखा जिसे क्रिम्सन मून ने सक्रिय किया था, तो उसकी आंखों में कोई आश्चर्य नहीं हुआ। इसके बजाय वह तेजी से आगे बढ़ा और आगे बढ़ गया। अनजाने में उसके हाथ में एक काली काली लंबी तलवार आ गई थी। यह ऐसा था जैसे ये किसी शुद्ध काले रत्न से गढ़ा गया हो। उसने अचानक इसे उठाया और तेज हवा चली। तीव्र गति के साथ वह क्रिम्सन मून की ओर बढ़ा। क्रिम्सन मून, जो अग्नि ड्रैगन दानव शरीर में प्रवेश कर चुका था, को अभी भी कुछ महसूस नहीं हुआ। बिल्कुल ब्लेड की तरह जैसे ही वह नीचे गिरने वाला था, बोरो को अचानक अपने सामने से एक असामान्य रूप से खतरनाक संकेत आता हुआ महसूस हुआ। उसके हाथ में तलवार की गति थोड़ी रुक गई। तलवार का ब्लेड जो नीचे दबा रहा था, ऊपर उठाया गया था, हालांकि वह अभी भी बहुत धीमा था। सफ़ेद रोशनी की चमक के साथ बोलो को अपनी कलाई पर जलन महसूस हुई। ब्लैक लॉन्ग स्वॉर्ड उड़ गया और एक नाखून लंबी हथेली अभी भी तलवार की मूठ पर कसकर पकड़ी हुई थी। अगले ही पल बोलो को अचानक चारों तरफ से तेज ठंडक महसूस हुई। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने अपना बचाव करने के लिए जल्दी से अपने पंख बंद कर लिए। हालांकि एक पल में अनगिनत सफ़ेद रोशनी उसकी दृष्टि में दिखाई दी। पूरी तरह से अंधेरे दुनिया को भरते हुए उसकी दृष्टि सफ़ेदी का एक विशाल विस्तार बन गई। कैसे कर सकते हैं? बोरो को महसूस हुआ कि उसकी चेतना सफ़ेद रोशनी से उत्तेजित हो रही है जब तक कि उसे थोड़ा चक्कर नहीं आ गया। फिर चक्कर और भी तेज हो गया और उसने धीरे से अपनी पलकें बंद कर लीं। न जाने कितने समय के बाद काला कोहरा धीरे धीरे छंट गया, मानो कोई चीज़ उन्हें आकर्षित कर रही हो।
यह जमीन की ओर एकत्रित हो गया और काली गैस की लकीरों में बदल गया, जो जमीन पर मौजूद वस्तुओं में फैल गई। क्रिम्सन मून की दृष्टि, जो वंचित थी, धीरे धीरे ठीक हो गई। उसने उस दिशा की ओर देखा जिधर काली गैस बढ़ रही थी। अंधेरे की आड़ के कारण वह साफ नहीं देख पा रही थी कि जमीन पर क्या है। हालांकि उनमें से दर्जनों बड़े और छोटे थे। करीब 10 मिनट बाद काली गैस जमीन पर मौजूद चीजों में पूरी तरह समा गई। इससे ये भी पता चला कि जो चीजें काली गैस को निगल रही थीं, वे मांस और खून के लोथड़े थे, साथ ही टूटे हुए अंग भी थे। क्रिम्सन मून ने राहत की सांस ली और मुस्कुराया। उसने जमीन पर झूलते मांस और टूटे हुए अंगों, साथ ही छेदे हुए पंखों पर नजर डाली। जाहिर है, ये बोलो का शव था। उसके सामने 4-5 मीटर की दूरी पर बोलो का सिर पड़ा हुआ था। उसके सिर को नीचे से छेद दिया गया था और उसका सिर 2 हिस्सों में बंट गया था। हालांकि उसका दिमाग बाहर नहीं निकला। इसके बजाय यह उसकी खोपड़ी के अंदर से जुड़ा हुआ था और अभी भी धीरे धीरे हिल रहा था। यह एक हिलते हुए केचुए की तरह था। हालांकि उसे इसकी उम्मीद थी, क्रिम्सन मून ने फिर भी हल्की सांस ली और आह भरी। ये कैसी दृढ़ जीवन शक्ति थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि राजाओं को ऐसे प्राणी कहा जाता था जो पहले ही मनुष्यों से आगे निकल चुके थे। हालांकि भले ही वे मानव जीवन के दायरे को पार कर गए हों, इसका मतलब यह नहीं था कि वे देवता बन सकते थे। ये सोचते ही उसकी आंखों में आग की एक किरण चमक उठी और अनंत जीवन की उसकी इच्छा और भी अधिक आकर्षक हो गई। हालांकि आपका अंधेरा डोमेन मजबूत है और मेरी क्षमता के साथ मेरे पास इसे तोड़ने का कोई रास्ता नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है जो इसे तोड़ सकता है। क्रिम्सन मून ने अपने चारों ओर टूटे हुए अंगों और मांस पर कदम रखा। वह बोरो के सिर के सामने आ गई, जो 2 हिस्सों में विभाजित हो गया था। किसने सोचा होगा कि बोरो, जिसने अपनी सबसे मजबूत मारक चाल को गरिमामय तरीके से प्रदर्शित किया था, पलक झपकते ही टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। यह विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया गया है। जिस क्षण आपने इस स्थान पर कदम रखा, उसका अंत पहले से ही तय था। क्रिम्सन मून के होंठ एक चाप में मुड़ गए। यह एक हथियार था जिसे उसने अमेलिया जनजाति के अंतरिक्ष यान से नष्ट कर दिया था। प्रकाश कण तरंगों की किरण जो छोड़ी गई थी, न केवल प्रकाश की गति तक पहुंच गई, बल्कि उनकी विनाशकारी शक्ति एक राजा के हमले से कहीं अधिक थी। ये थी टेक्नोलॉजी की ताकत। यहाँ तक कि एक राजा जो राक्षस के स्तर तक विकसित हो गया था, वह इसका सामना करने के लिए अपने शरीर पर भरोसा नहीं कर सकता था। जमीन पर क्रिम्सन मून की ओर देखते ही बोरो की आंखें थोड़ी घूम गईं। उसकी आंखों में कोई नफरत नहीं थी। इसके बजाय वह आश्चर्यजनक रूप से सौम्य था। उसके आधे होंठ हल्के से हिले, लेकिन वह कोई आवाज नहीं कर सका। हालांकि क्रिम्सन मून ने डुडियन की स्मृति को पढ़ लिया था और लंबे समय तक लिप लैंग्वेज सीखी थी। जब उसने देखा कि उसने क्या कहा तो वह थोड़ा भौंचक्की रह गई। आखिरकार तुम बड़ी हो गई हो। हाँ, मैं सचमुच बड़ा हो गया हूँ। क्रिम्सन मून को यकीन नहीं था कि वह उसका मजाक उड़ा रहा था। बोरो की आंखों ने उसे असहज महसूस कराया। वह नीचे झुकी और बोरो के सिर के दोनों हिस्सों को उठाया। उसी समय एक उंगली तेज ब्लेड में बदल गई और बोरो के माथे पर दब गई। ये किसी भी समय बोरो के सिर में छेद कर सकता है। इसी समय जहां बोरो का सिर टूटा था, वहां से एक चटकने की आवाज सुनी जा सकती थी। उसके सिर के ऊतक अनगिनत छोटे जालों की तरह तेजी से एक दूसरे से चिपक रहे थे, एक दूसरे से गुंथ रहे थे और पूरी तरह से खाली जगह को भरते हुए, सारी अतिरिक्त हवा को बाहर निकालते हुए उसके चेहरे की त्वचा भी जल्दी ठीक हो रही थी। पलक झपकते ही पूरा सिर प्रकट हो गया। यह दृश्य बेहद जादुई था, लेकिन क्रिम्सन मून को इससे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। वह बस उसे देखती रही। अगर उसने कोई अजीब हरकत की तो वह उसकी जान ले लेगी। हालांकि बोलो का केवल एक ही सिर बचा था, फिर भी वह पूरी तरह से सतर्क थी। बोलो ने धीरे से कहा, आप उससे बहुत मिलते जुलते हैं। जब उसका सिर पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसकी अभिव्यक्ति असाधारण रूप से शांत थी और यहाँ तक कि पुरानी यादों का एक संकेत भी था। उसकी आंखों की गहराई में एक असहनीय उदासी और सौम्यता थी। यह अफसोस की बात है कि मुझे इस जीवन काल में उसे पुनर्जीवित करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर वास्तव में कोई आत्मा और स्वर्ग है तो मुझे आशा है कि मैं जा सकता हूँ और उसे देख सकता हूँ। क्रिम्सन मून ने उसे उदासीनता से देखा। वह जानती थी कि वह जिस वक्त की बात कर रहा था वह कौन थी। मैं वह नहीं हूँ, मैं हूँ। मेरा नया नाम क्रिम्सन मून है। क्रिम्सन मून, बोलो बुदबुदाया। क्रिम्सन मून का जन्म हुआ था। उसका नाम क्रिम्सन मून है। उसके मुंह के कोने एक कड़वी मुस्कान में बदल गए। उसने धीरे से आह भरी और कहा, वास्तव में तुम वह नहीं हो। वह कभी भी मेरे साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करेगी। वह किसी और की तुलना में अधिक विनम्र और दयालु है। मृत्यु का कोई अर्थ नहीं है। क्रिम्सन मून ने उसे रोका। उसने ठंडे स्वर में कहा, भले ही मृत्यु के बाद किसी की महानता के लिए प्रशंसा की जाती है, फिर भी जीवित रहते हुए सभी जीवित प्राणियों को अपने पैरों के नीचे रौंदना बेहतर है। मैं केवल यह मानता हूं कि जो दुनिया मैं अब देखता हूं, स्वर्ग और नर्क चर्च द्वारा नश्वर लोगों को अनुशासित करने के लिए बनाया गया एक हास्यास्पद विश्वास हथियार है। बिना लालसा के मनुष्य कैसे लड़ सकते हैं?
बिना भय के मनुष्य स्वयं को कैसे रोक सकते हैं? उस मायावी चीज की आशा करने के बजाय सब कुछ अपने हाथों में लेना और उसे कसकर पकड़ना बेहतर है। बोरो थोड़ा चुप था। काफी देर बाद उसने धीरे से कहा, तुमने मेरी जान बख्श दी क्योंकि तुम मुझे अपना प्रयोग मानना चाहते हो। क्रिम्सन मून के होंठ थोड़ा सिकुड़ गए, जैसी कि मेरे अच्छे पिता से अपेक्षा थी। आप वास्तव में वह व्यक्ति हैं जो मुझे सबसे ज्यादा समझते हैं। आप सबसे अच्छा प्रयोग हैं जिसका मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा था। यहाँ तक कि पुराने युग का भाग्यशाली व्यक्ति भी आपके जितना अच्छा नहीं है। मुझे आशा है कि आप मुझे आश्चर्यचकित कर सकते हैं। बोरो की अभिव्यक्ति पहले ही ठंडी और भावनाहीन हो चुकी थी। उन्होंने कहा, अगर आप सोचते हैं कि मेरे भगवान बनने के बाद आप मुझे नियंत्रित कर सकते हैं, तो मुझे इस नई दुनिया में पहला भगवान बनने में कोई आपत्ति नहीं है। क्रिम्सन मून मुस्कुराया। उसके सफ़ेद दांत थोड़े ठंडे लग रहे थे। मेरे अच्छे पिता, आप भगवान बन जाएंगे। यह आपका सपना है। चाहे कुछ भी हो, मैं इसे हासिल करने में आपकी मदद करूंगा। अभी के लिए अपने टूटे हुए अंगों के साथ संघर्ष करने के बारे में भी मत सोचो। ऐसा कहने के बाद टूटे हुए अंग और मांस के टुकड़े जो गुप्त रूप से छटपटा रहे थे और उसके पीछे इकट्ठा हो रहे थे, अचानक जमीन से खिसक गए और क्रिम्सन मून की पीठ पर हमला कर दिया। अध्याय 1007 नाजुक। वाह! क्रिम्सन मून पलटी नहीं, लेकिन आग की लपटें अचानक उसकी पीठ के पीछे से निकलकर एक विशाल जलती हुई हथेली में बदल गईं। ये टूटे हुए अंग और मांस के उस नुकीले टुकड़े की ओर धधक रहा था जो शंकु में बदल गया था। तीखी आवाजें सुनी जा सकती थीं और जलती हुई हथेली साकार होती दिख रही थी। इससे बोलुओं का टूटा हुआ अंग दूर जा गिरा, लेकिन मांस के कुछ नुकीले टुकड़े हथेली में चुभ गए। हालांकि जैसे ही वे हथेली में घुसे, उन्हें तुरंत बाहर निकाल दिया गया। टूटे हुए अंग जो चोटों से छलनी हो गए थे, अब जलकर काले हो गए थे और मांस के जो नुकीले टुकड़े बाहर निकले थे उनमें बारबेक्यू किए गए मांस की गंध आ रही थी। क्रिम्सन मून मुस्कुराया, जैसा कि एक पूर्व राजा से अपेक्षा की जाती थी। हालांकि चरम बर्फकीट राजा की चेतना मर गई थी, फिर भी उसका शरीर एक राजा के स्तर तक विकसित हुआ। इस प्रकार की जीवन शक्ति लगभग उनके के बराबर है। बोलुओं का ठंडा चेहरा पहले ही बदल चुका था। उसने अचानक अपना मुंह खोला और उसकी जीभ एक जहरीले सांप की तरह बाहर निकली, जो बहुत लंबी थी और तुरंत क्रिम्सन मून के चेहरे की ओर झपटी। हालांकि क्रिम्सन मून तैयार लग रहा था। जब चमकदार लाल लंबी जीभ पलटी तो उसके शरीर से एक जोरदार ज्वाला निकली। ये 4 या 5 पतले हाथों में बदल गया, जिन्होंने जल्दी से लंबी जीभ को पकड़ लिया और चुटकी काट ली। ऐसा लग रहा था कि लौ में दम है, क्योंकि उसने लंबी जीभ को कसकर जकड़ लिया था। जैसे ही लौ लंबी जीभ पर फैलती थी, जलने की तेज आवाजें सुनी जा सकती थीं। बोलो ने एक दयनीय चीख निकाली। उसने अपने दांत पीस लिए और अपनी जीभ काट ली। उसके कोने से ताज़ा खून बह निकला। मुंह जलती हुई हथेली ने लापरवाही से लंबी जीभ को एक तरफ फेंक दिया। क्रिम्सन मून ने चुपचाप बोरो को देखा, उसे एक रानी की तरह देखते हुए जिसने जीवन और मृत्यु को नियंत्रित किया। उसने उदासीनता से कहा, इतने सालों तक साथ रहने के बाद भी आपके तरीकों में अभी भी सुधार नहीं हुआ है। बोरो ने उसे घूरकर देखा और धीरे से एक गहरी सांस ली। अचानक उसके चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान दिखाई दी। मुझे पता था कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। अब आपको मेरी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। मुझे आशा है कि आप अच्छी तरह से जी सकते हैं। क्रिम्सन मून ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। आपका क्या मतलब है? बोरो मुस्कुराया। उसकी आंखों में केवल दयालुता थी, कोई दर्द या दुश्मनी नहीं थी। क्रिम्सन मून थोड़ा सा घबरा गया। अचानक उसके मुंह का कोना थोड़ा मुड़ गया। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप ऐसा सिर्फ अपनी गहरी भावनाओं से मुझे पोषित करने के लिए कर रहे हैं? बोरो ने उसे धीरे से देखा। मुझे बहुत पहले से पता था कि वह वापस नहीं आ पाएगी। हालांकि तुम वह नहीं हो, लेकिन तुम्हारी शक्ल उसकी है। तुम्हारे सारे जीन उसके शरीर से निकाले गए थे। दूसरे शब्दों में, तुम्हारा शरीर उसका है। कम से कम ये काफ़ी है। इस शरीर को अच्छी तरह से सुरक्षित रखो। इस तरह मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। क्रिम्सन मून खामोश हो गया। बोलो की आंखें प्यार से भर गईं और उसने धीरे से कहा, उदास मत हो। मेरा शरीर भविष्य में भी तुम्हारे साथ रहेगा। बस यह अकेला ही मेरे लिए काफ़ी है। क्रिम्सन चंद्रमा चुप रहा। बोलो ने केवल उसकी ओर धीरे से देखा और फिर कुछ नहीं बोला। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी बच्चे को देख रहा हो जो अंततः बड़ा हो गया हो। वहाँ विषाद, भावना, गहरा स्नेह और कोमल प्रेम था। काफी देर बाद क्रिम्सन मून ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, मानो वह अपने खामोश विचारों से जाग गई हो। जब उसने बोरो की अभिव्यक्ति देखी तो उसने अपने होंठ हल्के से काटे। उसके चेहरे पर कुछ झिझक थी। जब बोरो दोबारा बोलने ही वाली थी तो यह भाव अचानक गायब हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई, जिससे बोरो थोड़ा चौंक गई। क्या ये वह अभिव्यक्ति है जिसे आप देखना चाहते हैं? क्रिम्सन मून ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। बोरो का चेहरा थोड़ा बदल गया। क्या आप इसे बहुत प्यार से कहते हैं? क्या आप मुझे नर्म दिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? बोलो स्तब्ध रह गया और उसका चेहरा बदसूरत हो गया। आपने उसकी याददाश्त मिटा दी।
बिल्कुल नहीं, क्रिम्सन मून ने मुस्कुराते हुए कहा, यह स्मृति आपके लिए प्यार से भरी है। हालांकि इसने मेरी व्यक्तिपरक चेतना को प्रभावित नहीं किया, लेकिन इसने मुझे प्रभावित किया। यही कारण है कि मैं इसे करने के लिए सहन नहीं कर सका। मैंने इसे नहीं हटाया। मुझे पता है कि मेरा प्यार स्मृति से प्रभावित है, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा नहीं किया। कभी कभी जानने का मतलब यह नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ। यह शायद प्यार है। फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? बोरो ने राहत की सांस ली और फिर उसने दर्द भरी आंखों से उसकी ओर देखा। क्रिम्सन मून मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। यदि आप वास्तव में कहानी में बुरे व्यक्ति की भूमिका निभाने वाले अच्छे व्यक्ति होते तो मैं वास्तव में प्रभावित होता। दुर्भाग्य से आप नहीं हैं। आप हमेशा से एक बुरे व्यक्ति रहे हैं। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, शायद जितना आप खुद को जानते हैं उससे भी बेहतर। यदि आपका प्रारंभिक जुनून उसे पुनर्जीवित करने का था, तो बाद में जब आप अधिक से अधिक हताश हो गए तो आपका जुनून बहुत पहले ही बदल चुका था। आप सिर्फ एक भगवान बनना चाहते थे और खुद को संतुष्ट करना चाहते थे। लोग हमेशा बदलेंगे, चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो आपकी भावनाएं, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, समय और बढ़ी हुई इच्छाओं के सामने कागज की तरह कमजोर हैं। तुम बकवास कर रहे हो, बोलो गुस्से से दहाड़ा। क्रिम्सन मून ने अपना सिर हिलाया। जब मैंने तुम्हें देखा, भले ही वह मेरी यादों में मौजूद थी, मैंने पहले ही तुम्हारे लिए अपना प्यार खो दिया था। तुम योग्य नहीं हो। इतना कहने के बाद उसने बोलो के बोलने का इंतजार नहीं किया। उसके माथे पर दबा हुआ तेज कांटा अचानक चुभ गया। बोलो का चेहरा कांप उठा। वह मूर्ति की तरह कठोर था और उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं। बहुत दिनों बाद क्रिम्सन मून ने अचानक अपनी आंखें खोली और बोरो का सिर हिला दिया। उसकी आंखें दर्द से भरी थीं। उसने अपना सिर पकड़ लिया और बैठ गई। डॉट 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 डॉट। अंधेरा और ठंडा। डूडियन को कीचड़ जैसा महसूस हुआ। उसका शरीर गहरे पानी में भीगा हुआ था। वह कांप रहा था। उसकी दृष्टि अंधकार में थी और वह अंत नहीं देख सका। वह सीमा नहीं देख सका। समय नहीं था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि ये बहुत समय बीत गया, बहुत समय। क्या यही थी मृत्यु के बाद की दुनिया? क्या वह अनगिनत वर्षों तक यहीं पड़ा रहेगा? यदि ऐसा है तो वह अपनी चेतना खो देगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, लंबे इंतजार ने उसे ऊब, अकेलापन, दर्दनाक और भयभीत महसूस कराया। जब उसका दिमाग डूबने ही वाला था तो उसे अचानक महसूस हुआ कि हाड़ कंपा देने वाली ठंड धीरे धीरे कम हो रही है। कुछ देर बाद ही उसे गर्मी महसूस हुई। ये गर्माहट महज एक एहसास थी। वह ये नहीं बता सका कि उसे कहाँ गर्मी महसूस हुई, क्योंकि उसे अपने शरीर के अस्तित्व का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था। बहुत देर के बाद उसे धीरे धीरे हल्की हल्की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी छोटी धारा में पानी का बहाव हो। कुछ ही समय बाद उसे अचानक बहुत दूर से एक सुखद आवाज़ आती सुनाई दी। वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं सुन सका, लेकिन वह स्पष्ट रूप से दो शब्द सुन सका, जागो। उसी समय अचानक उसे प्रकाश की एक किरण दिखाई दी जिसने अंधेरे को रोशन कर दिया। यह अत्यंत चमकदार था। उसने अवचेतन रूप से अपनी आंखें बंद कर लीं और इसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाना चाहा। हालांकि जब रोशनी बिना किसी रुकावट के चमक रही थी तो उसकी बंद आंखों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस क्षण उसे अचानक महसूस हुआ कि प्रकाश अंधेरे से अधिक असुविधाजनक था। पता चला कि लंबे समय तक अंधेरे में रहने के बाद रोशनी कुछ ऐसी हो गई थी जो उसे चोट पहुंचा सकती थी। चकाचौंध रोशनी धीरे धीरे मंद हो गई। इस समय डूडियन ने अपनी दृष्टि रेखा में कुछ धुंधले चेहरे देखे। वे परिचित चेहरे थे, बार्टन, न्यूस और ओरा। डूडियन को उन्हें देखकर राहत मिली। न्यूस ने अपनी उंगलियां ढीली कर दीं। उसने डूडियन की पलकें खींच लीं। डूडियन ने अपनी आंखें थोड़ी घुमाईं और चारों ओर देखा। उसने पाया कि आसपास की रोशनी तेज नहीं थी। यह एक धुंधला कमरा था जो अंधेरे किले के कमरे के समान था। उसने न्यूस के पीछे एक छोटे कद के किशोर को खड़ा देखा। यह सांबा ही था जो महल के पीछे की प्रयोगशाला में उसके शरीर की जांच करने में उसकी मदद कर रहा था। सांबा का चेहरा तनाव से भरा था। यह उत्साह और आनंद से मिश्रित था। वह नहीं जानता था कि उसे अपना हाथ कहाँ रखना है। डूडियन को तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ है। वह मुस्कुराया, क्या तुम मुझे बाहर लाए? न्यूस और बार्टन एक तरफ हट गए और सांबा को डूडियन के सामने खड़ा होने दिया। सांबा घबराया हुआ और उत्साहित था। उसने सिर हिलाया। शिक्षक, आज उसका एक महत्वपूर्ण प्रयोग था। उसके पास कोल्ड स्टोरेज की देखभाल करने का समय नहीं था। मैंने अवसर का लाभ उठाते हुए आपको गुप्त रूप से बाहर भेज दिया। डूडियन मुस्कुराए, पलक झपकते ही, तुम इतने बड़े हो गए। तुमने मुझे सांबा का नाम भी दिया। मैं तुम्हें लगभग पहचान ही नहीं पाया, एडवर्ड। सांबा ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्होंने ये भी कहा कि मैं बहुत बदल गया हूँ। ये स्वाभाविक है कि शिक्षक ने मुझे नहीं पहचाना। अध्याय 1008। निष्कर्ष। युवा मास्टर, ये सब सांबा के लिए धन्यवाद है कि हम इतने वर्षों तक अंधेरे किले में छिपने में सक्षम रहे हैं। नॉरिस का रवैया सम्मानजनक था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। जब से आप गए हैं, हम सभी ने अपना नाम बदल लिया है।
सांबा ने दिव्य कला में अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए इस नई पहचान का उपयोग किया। उनका पालन पोषण मठों और मॉन्स्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया। इसके माध्यम से उन्होंने अपना नेटवर्क फैलाया और हमें काम करने के लिए एक बहुत ही सुविधाजनक चैनल प्रदान किया। रहस्य, वे एडवर्ड को सांबा कहने के आदी थे। उसका नाम एक क्षणभंगुर बादल की तरह था जो हमेशा के लिए अंधेरे में दबा हुआ था। नहीं, मेरी योग्यता कमजोर है। शिक्षक ने मुझे दिव्य कलाएं सिखाईं। मैं इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया हूँ। सांबा मुस्कुराया और अपना सिर खुजलाया। डूडियन मुस्कुराया। वह अपने दिल में आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। किसने सोचा होगा कि एक आकस्मिक छात्र उसकी जान बचाएगा और न्यूज़ और अन्य लोगों को इतनी मदद देगा। दिव्य कलाओं का कोई अंत नहीं है। आप काफ़ी अच्छे हैं, डूडियन ने प्रोत्साहित किया। सांबा ने सिर हिलाया। सीखने का कोई अंत नहीं है। शिक्षक, आपने कहा था कि सांबा ने इसे हमेशा ध्यान में रखा है। डूडियन ने अपनी छाती की ओर देखते हुए सिर हिलाया। उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी थी। उसके सीने के नीचे सब कुछ प्रकट हो गया। जैसे ही उसकी आंखों की सुनहरी रोशनी कम हो गई, उसने आह भरी। उसने भीड़ की ओर देखा। उसने धीरे से कहा, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। मैं जाने से पहले तुम्हें भगवान के राज्य या अन्य विशाल दीवारों पर भेज सकता हूँ। आपके लिए यहाँ रहना बहुत खतरनाक है। मेरा शरीर चला गया है। वह निश्चित रूप से तुम्हें ढूंढ लेगी। क्या आप अन्य विशाल दीवारों या भगवान के राज्य में जाना चाहते हैं? हर कोई स्तब्ध रह गया। उनकी आंखें खुली हुई थीं। जॉयस ने जल्दी से कहा, युवा मास्टर, निराश मत हो। हम निश्चित रूप से इस कठिन परिस्थिति से निकलने में सक्षम होंगे। अतीत में हम खतरनाक परिस्थितियों से जूझते रहे हैं। थॉर्न मैनफ्लावर जेल, आप पहले व्यक्ति हैं जो बच सकते हैं। यह क्या है? सबसे खराब स्थिति में हम ये जगह छोड़ सकते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है। क्या हमारे लिए कोई जगह नहीं है? हाँ, मास्टर, आप हार नहीं मान सकते। डीन, अतीत में आपके लिए हार स्वीकार करना इतना आसान नहीं था। बार्टन और मेसन ने भी उन्हें मनाने की कोशिश की। डूडियन ने उत्तर नहीं दिया। सांबा ने अचानक कुछ सोचा और डूडियन की ओर आश्चर्य से देखा। शिक्षक, आपने नहीं। वह कई महीनों से महल में काम कर रहा था। सांबा को लंबे समय से पता था कि क्रिम्सन मून में यादों को पढ़ने और संशोधित करने की क्षमता थी। वह जादू संस्थान के कई उस्तादों से मिले थे और उन्होंने उनकी यादें पढ़ी थीं। उसने उनकी यादों को भी बदल दिया था और वह एक वफादार नौकर बन गया था। प्रयोग की पूर्व संध्या पर उन्होंने डूडियन और क्रिम्सन मून को देखा था। वह जानता था कि उसकी यादें संशोधित हो चुकी हैं। उसने सोचा कि वह डूडियन को रखने के लिए बल का प्रयोग कर सकता है और धीरे धीरे उसे उसकी मूल यादें वापस लाने में मदद कर सकता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि डूडियन का क्रिम्सन मून को तुरंत ढूंढने का इरादा नहीं था। इसके बजाय वह उन्हें ले गया। ये स्पष्ट था कि वह शत्रुतापूर्ण था। डूडियन मुस्कुराया। उसकी याददाश्त बदल गई थी। उसने ऐसा किया लेकिन वह सफल नहीं हुई। न्यूज़ और अन्य लोगों ने उसे और सांबा को असमंजस की दृष्टि से देखा। वे नहीं जानते थे कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया। क्यों? सांबा भी हैरान था। वह जानता था कि स्मृतियों को पढ़ने की क्षमता बहुत क्रूर है। उसने हमेशा अपनी वफादारी व्यक्त की थी क्योंकि उसे चिंता थी कि उसकी याददाश्त पढ़ी जाएगी, क्रिम्सन मून को उसकी पहचान पता चल जाएगी और उसकी सारी योजनाएं व्यर्थ हो जाएंगी। वह डूडियन को भी फंसा देगा। उसने क्रिम्सन मून की क्षमता का विरोध करने का एक तरीका सोचा था, लेकिन आखिर में उसे कोई समाधान नहीं सूझा। वह समझ नहीं पाया कि डूडियन ने ये कैसे किया। वह केवल इतना ही कह सके कि एक शिक्षक होता है और आपके दादाजी हमेशा आपके दादाजी रहेंगे। एक छोटी सी सम्मोहक चाल। डूडियन मुस्कुराए। स्मृति को पढ़ना अघुलनशील नहीं है। दरअसल इसमें कई खामियां हैं। सम्मोहन इसे नियंत्रित करने का एकमात्र उपाय है। हालांकि वह जानती थी कि जब वह स्मृति पढ़ती है तो मैं उसे सम्मोहित करना चाहता हूँ। ये केवल वह स्मृति है जो मैंने जानबूझकर उसे दी थी। ये सम्मोहन शुरू करने का माध्यम भी है। दूसरे शब्दों में, मैंने पहले स्वयं को सम्मोहित किया और सम्मोहित की स्मृति को माध्यम बनाया। बदले में मैंने उसे सम्मोहित कर लिया। जब वह मेरी याददाश्त पढ़ती है तो वह माध्यम को चालू कर देगी और मुझसे सम्मोहित हो जाएगी। वह घुमा फिरा कर बोला, लेकिन सांबा समझ गया कि वह क्या कह रहा है। वह इसमें शामिल दावों से अवगत था। उसने अविश्वास से डूडियन की ओर देखा। इस आदमी ने अघुलनशील क्षमता को तोड़ दिया था। वह व्यक्ति जो कभी पवित्र चर्च का प्रतिभाशाली व्यक्ति था, अब इतना शक्तिशाली और अथाह था। न्यूज़ और बार्टन डूडियन की बातों को बमुश्किल समझ सके। उन्होंने आश्चर्य से डूडियन की ओर देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि डूडियन इतने भयानक दुश्मन में कोई खामी ढूंढ पाएगा। सम्मोहन और उल्टा सम्मोहन। सांबा ने खुद से बुदबुदाया। सम्मोहन कोई दुर्लभ कौशल नहीं था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा। कभी कभी वह इसके बारे में सोचता था, लेकिन एक बार जब उसने लाल चंद्रमा की यादों को पढ़ने और सभी विचारों को समझने की क्षमता पर विचार किया तो उसने इस विचार को खारिज कर दिया। उसने सोचा कि सम्मोहन बेकार है, लेकिन डूडियन को दूसरा रास्ता खोजना पड़ा।
उसने पहले खुद को सम्मोहित किया और फिर क्रिम्सन मून को सम्मोहित किया। यदि स्मृति टेप का एक रोल होती तो डूडियन कल का टेप चलाता और उसे आज के टेप पर मोड़ देता। तो क्रिम्सन मून ने जो स्मृति देखी वह परसों से परसों तक की थी। आज की स्मृति के बिना क्रिम्सन मून के लिए डूडियन की स्मृति को शुरू से अंत तक देखना असंभव था। अन्यथा डूडियन के चरण दर चरण विचार और सम्मोहक साधन देखे जाएंगे। हालांकि पढ़ने की याददाश्त शक्तिशाली है, यह एक दोधारी तलवार भी है। डूडियन ने धीरे से कहा, कई संभावनाएं हैं। अगर पढ़ने की स्मृति को एक प्रकार का भोजन माना जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ भी खाने से विषाक्तता की संभावना होती है। सम्मोहन को जहर नहीं माना जाता, इसे रेत का कण चबाने के समान ही माना जा सकता है। उसकी इच्छाशक्ति से उसे पूरी तरह से सम्मोहित करना और स्थायी प्रभाव बनाए रखना लगभग असंभव है। सांबा ने सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि डूडियन के शब्द उसे यह सिखाने के लिए नहीं थे कि समस्या को कैसे हल किया जाए, बल्कि यह बताने के लिए थे कि समस्या के सामने कैसे सोचा जाए। शिक्षक, आप उसे सम्मोहित क्यों नहीं करते? भले ही यह एक पल के लिए ही क्यों न हो, आप उसे मारने का अवसर ले सकते हैं। सांबा ने उत्सुकता से पूछा। हालांकि वह जानता था कि कोई कारण होगा डूडियन ने ऐसा नहीं किया, वह इसका कारण नहीं सोच सका। डूडियन ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी इच्छाशक्ति और सतर्कता हमारी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत है। अगर मैं उसे सम्मोहित करता हूं और उसके मूल विचारों को बदल देता हूं तो वह तुरंत नोटिस कर लेगी। मैं केवल उसके मूल विचारों को थोड़ा ही बदल सकता हूं। उदाहरण के लिए, मैंने उसे सम्मोहित किया ताकि वह सोचे कि उसने मेरी याददाश्त को बदल दिया है। सांबा को अचानक समझ आया, वास्तव में उसने इसे नहीं बदला, लेकिन शिक्षक ने उसे सम्मोहित किया। वह सोचती है कि उसने इसे बदल दिया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। कभी कभी मैं कुछ करना चाहता हूं लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। लेकिन मेरे दिल में मैं गलती से सोचता हूं कि मैंने ये किया है। यह एक बहुत ही सामान्य प्रतिक्रिया है और स्मृति का विचलन भी है। जब तक मैं उसे सम्मोहित करता हूं, मैं इसे छिपा सकता हूं। डूडियन ने उसकी ओर अनुमोदनपूर्वक देखा। बुरा नहीं है। वह और अधिक सम्मोहित करना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि क्रिम्सन मून ने उसकी याददाश्त पढ़ ली है। उनकी इच्छाशक्ति असाधारण थी। अंत में उसने धीरे से थोड़ा आगे बढ़ने का फैसला किया। ये सबसे सुरक्षित तरीका था। मास्टर, जब आपने आपदा से बचने के लिए सम्मोहन का उपयोग किया है तो आपने ये क्यों कहा कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है? जबकि वह प्रयोगों में व्यस्त है, उसके पास हम पर ध्यान देने का समय नहीं है। हम तुरंत इस जगह को छोड़ सकते हैं। बार्टन कहने के अलावा कुछ नहीं कर सका। डूडियन ने आह भरी और अपना सिर थोड़ा हिलाया। सांबा ने डूडियन की अभिव्यक्ति देखी और कुछ सोचने लगा। उसका चेहरा थोड़ा बदल गया और चुप हो गया। न्यूज़, मेसन और अन्य लोगों ने सांबा की प्रतिक्रिया देखी। वे जानते थे कि वह कुछ रहस्य जानता है। आखिरकार वह रॉयल पैलेस की प्रयोगशाला में काम कर रहा था। सांबा, क्या हो रहा है? न्यूज़ ने डूडियन से नहीं पूछा, लेकिन सांबा से गहरी आवाज में पूछा। जब सांबा ने डूडियन की ओर देखा तो उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा। उसकी आंखों में उदासी थी, लेकिन उसने तुरंत कुछ सोचा। शिक्षक, आपका दिल चला गया है। आप कैसे जीवित रहे? नहीं, मेरा मतलब है, जब आप जीवित रह सकते हैं तो क्या हम? उनके शब्द असंगत थे और लोगों को पता नहीं था कि वह क्या कहना चाह रहे थे। लेकिन न्यूज़, मेसन और अन्य लोगों ने पहला वाक्य सुना और उनका दिमाग खाली हो गया। वे अचंभित होकर डूडियन को देखने लगे। उसका दिल चला गया था। ये कैसे हो सकता है? वह हृदय के बिना कैसे जीवित रह सकता था? लेकिन जब उन्होंने क्रिम्सन चंद्रमा के बारे में सोचा जो पवित्र प्रकाश तरंग द्वारा छाती को छेद दिया गया था, तो चीज़ों को स्वीकार करने की उनकी क्षमता बहुत मजबूत हो गई थी। हालांकि सांबा किशोर था, फिर भी उसने शायद ही कभी गलतियां की। डूडियन मुस्कुराया। वह निराश या उदास नहीं था। इसके विपरीत वह कल्पना से परेशान था। उन्होंने हाल ही में बहुत सारी असफलताओं और उतार चढ़ाव का अनुभव किया है। इसके अलावा उसने आयशा को खो दिया था। उसकी मानसिकता बहुत बदल गई थी। वह चीज़ों के प्रति अधिक उदासीन हो गया था। इसके अलावा वह किसी अन्य की तुलना में अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों के बारे में अधिक जागरूक था। सच कहूं तो उसे पहले से ही महसूस हुआ कि जीवित रहना और बात करना बहुत जादुई था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतना टूटा हुआ शरीर एक सार्थक जीवन जीने में सक्षम होगा। वह उन चीज़ों का पीछा करता रहा जो उसकी पहुंच से बाहर थीं। हालांकि मुझे इसका कारण नहीं पता, मैं लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। ये केवल अस्थायी है, ये लंबा नहीं होगा। न्यूज़, मेसन, बार्टन और अन्य लोग उसकी ओर देखकर अवाक रह गए। यदि डूडियन की शांत आंखें नहीं होती तो उन्हें संदेह होता कि डूडियन उनके साथ मजाक कर रहा था। हालांकि वर्तमान माहौल स्पष्ट रूप से मजाक के लिए उपयुक्त नहीं था। डूडियन की बातें धीरे धीरे सभी ने स्वीकार कर लीं, हालांकि उनका मूड बेहद जटिल और असहज हो गया। क्या कोई और रास्ता नहीं है? चूंकि आपके शरीर ने हृदय को प्रतिस्थापित करने के लिए अन्य अंगों का निर्माण किया है, तो जब तक आप अपने शरीर की देखभाल करेंगे आप निश्चित रूप से जीवित रहेंगे।
न्यूज़ डुडियन को प्रोत्साहित करना चाहते थे, हालांकि उन्हें लगा कि उनके शब्द थोड़े हल्के थे। वह डुडियन की स्थिति के बारे में कुछ नहीं जानता था। वह बहुत सी बातें नहीं जानता था। डुडियन ने सिर हिलाया। वह अब इस मामले पर बात नहीं करना चाहते। उन्होंने ये भी आशा व्यक्त की कि यह अंध हमेशा अस्तित्व में रहेगा और हृदय को पूरी तरह से बदलने के लिए परिपूर्ण हो जाएगा। हालांकि वह अपने शरीर में बदलाव महसूस कर सकता था। यह उसका अपना मांस और खून नहीं था, बल्कि अरागामी का मांस उसके अपने मांस और खून के हिस्से के साथ मिश्रित था। शायद ये भयावहता के कारण हुआ अरागामी कारक की जीवन शक्ति। उसे नहीं पता था कि बड़ा होने के बाद यह अंग धीरे धीरे उसके शरीर को निगल जाएगा या नहीं। देर सवेर उसे अपनी गर्दन पर मौजूद यूरेनियम रिंग को हटाना होगा। उन्हें संदेह था कि क्रिम्सन मून ने जो चीज़ उनके शरीर में प्रत्यारोपित की थी वह यूरेनियम रिंग में छिपी हुई थी। यूरेनियम रिंग के अलावा, जिसे उसकी एक्स-रे दृष्टि भेद नहीं सकती थी, उसने अपने शरीर के हर हिस्से की जांच की थी। वह उस घातक उपकरण का पता नहीं लगा सका जिसका उल्लेख क्रिम्सन मून ने किया था। यूरेनियम रिंग के प्रतिरोध के बिना अरागामी कारक उसके मस्तिष्क को नष्ट कर देगा। यूरेनियम रिंग के साथ वह फिर से क्रिम्सन मून के हाथों में आ जाएगा। ये बिना किसी विकल्प के एक गतिरोध था। अध्याय 1009 छोड़े पहली घड़ी। कमरे का माहौल गमगीन था। डुडियन ने चुप्पी तोड़ी और सांबा से पूछा, मैं कितने समय से कोमा में हूँ? महल में स्थिति कैसी है? सांबा अपने विचारों से जागा और तुरंत उत्तर दिया, शिक्षक, फ्रीज में प्रवेश करने के बाद से आप 26 दिनों से कोमा में हैं। आपके बेहोश होने के आधे महीने बाद उस महिला ने एक और प्रयोग किया। उसने सबसे अनोखी परिस्थितियों के साथ तीसरे प्रयोगात्मक विषय का उपयोग किया, लेकिन अंत में वह अभी भी असफल रही। हालांकि प्रयोग के दिन मैंने सुना कि एक बेहद भयानक व्यक्ति महल में घुस आया था। प्रयोग में उसकी सहायता करने वाले कुछ गुरु मर चुके थे। उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। वह भयानक विशेषज्ञ भी बाहर नहीं आया। प्रयोगशाला को हमेशा सील कर दिया गया है। मुझे और अन्य शोधकर्ताओं को प्रवेश का मौका नहीं मिला। प्रयोगशाला 2 दिन पहले खोली गई थी। उसने हमें प्रयोग जारी रखने के लिए बुलाया। आज हम विचर ड्रैगन कबीले से विचर की नवीनतम नस्ल का उपयोग कर रहे हैं। कहा जाता है कि इनका वंश बहुत ऊंचा है, तो आज का प्रयोग बहुत भव्य है। मुझे और अन्य शोधकर्ताओं को बाहर भेज दिया गया है। मॉन्स्टर इंस्टीट्यूट के कुछ ही मास्टर्स हैं जो हमारी सहायता कर रहे हैं। एक भयानक विशेषज्ञ। डुडियन ने सांबा के शब्दों को सुनकर भौहें चढ़ा दी। क्या वह हंटर परिवार की विशेषज्ञ है? सांबा ने अपना सिर हिलाया। नहीं, हंटर परिवार बहुत पहले ही उसके अधीन हो चुका है। उनके लिए उस पर हमला करना नामुमकिन है। इसके अलावा वह व्यक्ति बहुत ताकतवर होता है। महल के बाहर कोई भी रक्षक उसे रोकने में सक्षम नहीं था। वे सभी मारे गए। ये रक्षक उजाड़ परिवार के सर्वोच्च रक्षक हैं। उनकी ताकत भीतरी जंगल के शिखर के बराबर है। यदि आप गुरु हैं तो भी उन्हें मारना कठिन है। बहुत संभव है कि वह व्यक्ति विशाल दीवार के बाहर का हो। विशाल दीवार के बाहर? एबिस वॉकर, क्या ये खबर सच है? डुडियन थोड़ा सशंकित था। ये सच होना चाहिए। सांबा हिचकिचाया लेकिन गारंटी देने की हिम्मत नहीं की। हालांकि मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद कई लोगों ने इसे देखा। नौकरानियां और गार्ड जो हॉल के बाहर इंतजार कर रहे थे, वे भी गवाह थे। मैंने उनसे पूछा तो पाया कि स्थिति लगभग वैसी ही थी। विशेषज्ञ के शरीर का विवरण लगभग एक जैसा ही था। उन्होंने कहा कि वह मिथक में गिरे हुए देवदूत की तरह थे। उसके 12 पंख थे और वह बहुत लंबा था। 12 पंख। जैसे ही डुडियन के दिमाग में शैतान की छवि उभरी, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वह मरा नहीं था। इसके अलावा क्या उसे यह जगह मिली थी? वह सिल्विया की विशाल दीवार के बारे में कैसे जान सकता था? वे साम्राज्य के आधे से अधिक हिस्से को पार कर चुके थे और हर बार जब वे प्रस्थान करते थे तो निशान मिटा देते थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि बोलो ने अपनी अतिबोधगम्य क्षमता से उन पर नजर रखी थी। यदि वह अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं करता तो क्या ये स्थान हो सकता है? डुडियन ने शेनलुओ साम्राज्य के सीमा रक्षकों द्वारा छिपाए गए स्थान उपकरण के बारे में सोचा। उन्हें लगा कि ऐसा ही होना चाहिए। उनमें से एक बोलो का लोकेशन डिवाइस होना चाहिए। शायद उन दोनों के शरीर में यह था, यूरेनियम रिंग। डुडियन ने तुरंत अपनी गर्दन के नीचे की चीज के बारे में सोचा। एकमात्र चीज जो लोकेशन डिवाइस को छिपा सकती थी वह यूरेनियम रिंग के अंदर थी। एक्सरे से उसके सारे मांस और हड्डियों की जांच की गई तो सब कुछ सामान्य था। अचानक उसके दिल में ठंडक महसूस हुई। बोलो के पास अपना लोकेशन डिवाइस था, लेकिन ये कुछ समय पहले तक सामने नहीं आया था। इसके अलावा ये की छवि में था 12 पंख। इसका मतलब यह था कि वह न केवल 3 राजाओं के घेरे से बच निकला था, इसके अलावा उसकी चोटें भी गंभीर नहीं थीं। दूसरे पक्ष को उन्हें पकड़ने में सक्षम होना चाहिए था, लेकिन वह गुप्त रूप से उनका पीछा कर रहा था। शायद दूसरे पक्ष ने उन्हें चारे के रूप में इस्तेमाल किया था और उनका फायदा उठाना चाहता था। 3 राजा नहीं मरे। मैंने उसे कम आंका। डुडियन की उंगलियां थोड़ी भिंच गईं। उसने सांबा की ओर देखा। क्या तुमने नहीं कहा कि जिस व्यक्ति ने तुम्हें प्रयोग करने के लिए बुलाया था वह क्रिम्सन मून था?
क्या तुम्हें यकीन है कि वह वही थी? जब डूडियन ने उसकी ओर देखा तो सांबा थोड़ा घबरा गया। उसने उत्तर दिया, मैंने केवल इसके बारे में सुना था, लेकिन मैंने उस विशेषज्ञ को नहीं देखा जिसका उन्होंने उल्लेख किया था। ये क्रिम्सन मून था जिसने हमें प्रयोग करने के लिए बुलाया था। क्या वह व्यक्ति आपका मित्र है? डूडियन को उसकी घबराहट महसूस हुई। वह जानता था कि अनजाने में उससे निकली जानलेवा आभा ने उसे डरा दिया था। उसके हृदय में क्षमा की भावना महसूस हुई। उसकी अभिव्यक्ति फिर से शांत थी। हम दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन अब हम दोस्त माने जा सकते हैं। चाहे कुछ भी हो, उससे दूर रहना ही सबसे अच्छा है। लेकिन क्या आप आश्वस्त हैं कि यह लाल चांद ही था जिसने आपको प्रयोग करने के लिए बुलाया था? क्या आप निश्चित हैं? सांबा को राहत मिली। शिक्षक, मैं गारंटी दे सकता हूं कि यह सच है। ये क्रिम्सन मून है जिसने हमें बुलाया है। हालांकि मैंने उससे करीब से बात नहीं की है, लेकिन मैं उसकी शक्ल में गलती नहीं कर सकता। डूडियन ने भौहें चढ़ाईं। ये कैसे संभव है? वह समझ नहीं सका। बिना किसी बचाव के बोलो कैसे प्रकट हो सकता है? वह तीनों राजाओं के हाथ से भागने में सफल रहा। वह निश्चित रूप से राजाओं में सर्वश्रेष्ठ में से एक था। वह अन्य राजाओं से अधिक शक्तिशाली था। उसकी ताकत क्रिम्सन मून को मारने के लिए पर्याप्त थी। भले ही वह घायल हो, यह एक चींटी को कुचलने से अलग नहीं था। लेकिन बोलो गायब हो गया था और लाल चांद पीछे छूट गया था। न्यूस और मेसन ने एक दूसरे की ओर देखा। न्यूस ने धीमी आवाज में पूछा, युवा मास्टर, क्या यह आदमी बहुत मजबूत है? क्या वह क्रिम्सन मून नाम की महिला से भी ज्यादा मजबूत है? डूडियन ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। उसे मानव जाति के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक होना चाहिए। भले ही हजारों दीवार मालिकों ने उसे घेर लिया हो, लेकिन वे आसानी से मारे जाएंगे। न्यूस और अन्य लोग स्तब्ध रह गए। उनकी नज़र में वॉलमास्टर शैतान जितना ताकतवर था, लेकिन उस आदमी के सामने वह कितना कमज़ोर था। दीवार मास्टर मानव पिरामिड के शीर्ष पर प्रथम श्रेणी का व्यक्ति नहीं था। क्या क्रिम्सन मून ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसके लिए फिर से काम किया? डूडियन ने इसके बारे में सोचा। उसे लगा कि जरूर कुछ ऐसा है जो वह नहीं जानता। उसने अपना सिर हिलाया और इसके बारे में अब और नहीं सोचा। उसने न्यूज़ की ओर देखा। यहाँ की स्थिति जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक खतरनाक है। हमें जितनी जल्दी हो सके चले जाना चाहिए। आपको अपने भरोसेमंद लोगों को इकट्ठा करना चाहिए और एक साथ निकल जाना चाहिए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और झिझके। यह उनका गृहनगर था। हालांकि जीवित रहना आसान नहीं था, लेकिन उनके दिलों में विशाल दीवार के बाहर की दुनिया अज्ञात थी। यह अंधेरा था और खतरनाक राक्षसों से भरा हुआ था। कोई उम्मीद नहीं थी। डीन, क्या हमें ये जगह छोड़नी होगी? मेसन ने पूछा। उसकी आंखें शांत थीं। कोई डर या भ्रम नहीं था। उसने डूडियन की ओर घूरकर कहा, क्या कोई और रास्ता है? उदाहरण के लिए, हम अपनी पहचान छिपा सकते हैं और अपनी पहचान बदल सकते हैं। सिल्विया बहुत बड़ी है। हम जंगल में और विशाल दीवार के पास रहते हैं। हो सकता है कि वह हमें ढूंढ न पाए। डूडियन ने मेसन की आंखों में देखा और तुरंत उसका इरादा समझ गया। वह मृत्यु से नहीं डरता था, लेकिन वह अधिक स्थिर समाधान चाहता था। ये बहुत खतरनाक है। डूडियन ने आह भरी। हालांकि सिल्विया बड़ी है, अगर वह वास्तव में हमें ढूंढना चाहती है तो सुराग ढूंढना आसान है। जब तक वह हम में से किसी एक या हमसे जुड़े किसी व्यक्ति को ढूंढ सकती है, वह हमारी यादों को पढ़ सकती है और हम में से बाकी लोगों के स्थान का पता लगा सकती है। सबसे सुरक्षित तरीका दूर रहना है। उसने फिर आह भरते हुए कहा, मूल रूप से आपको ये जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है। उसका मुख्य लक्ष्य मैं हूं, लेकिन मुझे ढूंढने के लिए वह आपको पहले ढूंढ सकती है। इसलिए यहाँ रहना बहुत खतरनाक है। छोड़ना ही एकमात्र रास्ता है। नॉइस, बार्टन, ऑरोरा और अन्य सभी चुप थे। 2 सेकंड से भी कम समय में बार्टन बोलने वाले पहले व्यक्ति थे। डीन, तुम जहां भी जाओगे मैं जाऊंगा। न्यूस ने यह भी कहा, मेरा जीवन आपके द्वारा दिया गया है। मैं चाहे जहां भी जाऊं आपका अनुसरण करने को तैयार हूं। अरोरा की अभिव्यक्ति ठंडी थी। आपने मुझे अपनी बहन का बदला लेने की क्षमता दी। मेरा जीवन आपका है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही मुझे विशाल दीवार के बाहर रहना पड़े। उनकी बातें सुनकर मेसन मुस्कुराया। वह डूडियन के लिए खुश था। ऐसे बहुत से लोग थे जो उसका अनुसरण करने के लिए अपने जीवन का उपयोग करने को तैयार थे। ऐसा आदमी उसका भाई था। वह अपना जीवन अपने भाई को सौंप सकता था। अगर हम जाते हैं तो मेरा सुझाव है कि हम दूसरी विशाल दीवार पर जाएं। अगर महिला का प्रयोग सफल रहा तो वह निश्चित रूप से किंगडम ऑफ गॉड जैसी बड़ी जगह पर जाएगी। हम पहले अन्य विशाल दीवारों पर जा सकते हैं। जब हमारे पास पर्याप्त ताकत होगी तो हम किंगडम ऑफ गॉड में जाएंगे। मेसन ने कहा। वह डूडियन की गलतफहमी से नहीं डरता था। उन्हें विश्वास था कि डूडियन उनके इरादों को समझेंगे। डूडियन की आंखें उनके चेहरों पर घूम गईं। उसकी आंखों में गर्माहट की झलक थी। समय बहुत सी चीजें बदल देगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि वह बदलेगी। वे आरामदायक, आलसी थे और मानव स्वभाव की सबसे अनूठे चीजों का आनंद लेते थे, लेकिन इससे उनका दिल नहीं बदला। उसे अचानक शर्म महसूस हुई।
उनकी तुलना में उन्होंने बहुत कम भुगतान किया था। इस विश्वास से उसे लज्जित होना पड़ा। डुडियन की अभिव्यक्ति नहीं बदली। उन्होंने कहा, फिर दूसरी विशाल दीवार पर जाओ। जाने से पहले उन लोगों को इकट्ठा करो जो अनुसरण करने के इच्छुक हैं और पूरी तरह से वफादार हैं। अन्य भाइयों को सूचित करें जो नहीं आए। इसके अलावा यात्रा के लिए भोजन और दवा तैयार करें। हाँ मास्टर, न्यूस ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था कि वह उन दिनों में लौट आया है जब वह डुडियन की कमान के अधीन था। डुडियन ने पूछा, क्या हम अपने हाथों में मौजूद चैनलों से यूरेनियम क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं? न्यूज़ को आश्चर्य हुआ, लेकिन वह तुरंत सामान्य स्थिति में आ गया। क्या यह एक प्रायोगिक यूरेनियम क्रिस्टल है? ये दुर्लभ है मास्टर। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो आप भूमिगत बाजारों से कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन मात्रा बहुत कम है। डुडियन ने कहा, जितना संभव हो सके इसे ढूंढें, चाहे इसकी कीमत कितनी भी हो। नॉइस ने सिर हिलाया, मुझे पता है। अध्याय 1010 बदले दूसरा अद्यतन। 1 घंटे से भी कम समय में न्यूज़, बार्टन और अन्य लोगों ने अपने भरोसेमंद सहयोगियों को नए गुप्तगढ़ में इकट्ठा किया। न्यूज़ और अन्य सहित 24 लोग थे। डुडियन उनमें से अधिकतर को नहीं जानता था, लेकिन उनमें से कोई भी उसे नहीं जानता था। सगे बाहरी दीवार की अंधेरी दीवार में तैनात है। मैंने उसे संदेश भेजने के लिए लोगों को भेजा है, लेकिन इसमें काफ़ी समय लगेगा। न्यूज़ ने डुडियन से कहा। डुडियन ने सिर हिलाया, क्या यूरेनियम क्रिस्टल के बारे में कोई खबर है? इसमें कुछ समय लगेगा। मैंने इसे इकट्ठा करने के लिए अपने सभी कनेक्शन और खुफिया नेटवर्क का उपयोग किया है। कई लोगों ने इसका व्यापार करने का वादा किया है। मेरा अनुमान है कि इसे ठीक होने में शाम के लगभग 5 या 6 बजे लगेंगे। न्यूज़ ने कहा। डुडियन ने अपनी जेब घड़ी निकाली। दोपहर के 2 बज रहे थे। दूसरे शब्दों में, उसे 3 या 4 घंटे तक इंतजार करना होगा। मैं बाहरी दीवार पर जाऊंगा और सगे से मिलूंगा। इसके अलावा मैं यूरेनियम क्रिस्टल को पुनर्प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को यहां छोड़ दूंगा। डुडियन उठ गया। उसे ऐसा चक्कर आ रहा था मानो उसे खून की कमी हो। वह एक पल के लिए रुका और जल्दी से ठीक होकर बाहर चला गया। हॉल में जमा लोगों की आंखें आश्चर्य से भर गईं। वे तुरंत उसके लिए रास्ता बनाने के लिए अलग हट गए। उन्होंने नीचे अपने पैर की उंगलियों की ओर देखा, लेकिन ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की। न्यूज़, बार्टन और डुडियन के अन्य विश्वासपात्रों ने अनुसरण किया। वे गढ़ से बाहर आए। सड़क पर कोई पैदल यात्री नहीं था। सड़क के किनारे केवल काले टैटूओं का एक समूह इकट्ठा था। उनकी ऊंचाई गधे जितनी ही थी। यहाँ तक कि एक छोटे कद की महिला भी उन पर बैठ सकती है। हालांकि ये काले टट्टू बड़े नहीं थे, फिर भी वे घोड़ों के राजा थे। वे बहुत प्रसिद्ध थे और उन्हें वुल्फ हाउस कहा जाता था। भेड़िए के घोड़ों का शरीर लचीला होता था। वे जंगली और खून के प्यासे थे। वे मांस खाते थे, यहाँ तक कि शिकारियों को भी उन्हें वश में करना मुश्किल हो जाता था। वे एक दिन में 3000 किलोमीटर और एक रात में 10,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकते थे। इनकी अधिकतम गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। विशाल दीवार के बाहर होने पर भी वे स्वतंत्र रूप से सरपट दौड़ सकते थे। भेड़िए के घोड़े महंगे थे। वे केवल मॉन्स्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा बेचे गए थे। वे आमतौर पर परिवार के विशेषज्ञों के लिए सुसज्जित थे। डुडियन भेड़िए के घोड़ों को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि न्यूज़ और अन्य लोग उसकी कल्पना से बेहतर कर रहे हैं। यंग मास्टर कृपया, न्यूज़ ने नेतृत्व किया। डुडियन भेड़िया घोड़ों के झुंड के सामने आ गया। जैसे ही वह उनके पास आया, भेड़िए के घोड़ों ने अपना सिर घुमा लिया। उन्होंने अपने दांत निकाले और अपने तीखे दांत दिखाए। उनके सिर घोड़ों और भेड़ियों के समान थे। वे जानलेवा इरादे से भरे हुए थे। डुडियन ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया और सीधे चल दिए। जैसे जैसे वह करीब आता गया, भेड़ियों के तेज दांत तेजी से गायब हो गए। वे फुसफुसाए और पीछे हट गए, जैसे कि उन्हें किसी बात का डर हो। डुडियन पलट गया और एक बड़े भेड़िए की पीठ पर बैठ गया। भेड़िए के हाथ पैर कमज़ोर हो गए थे और वह लेटने ही वाला था। ये बिलबिलाता रहा। डुडियन ने नीचे देखा और देखा कि भेड़िए का मल मूत्र बह रहा था। उसके अंग कांप रहे थे, मानो वह किसी भी समय लेट जाएगा। न्यूज़ और उनके विश्वासपात्रों की जुबान बंद थी। वे जानते थे कि भेड़िया घोड़ा हिंसक था और उसे वश में करना कठिन था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि डुडियन ने कुछ नहीं किया और वुल्फ हाउस बेहोश होने की हद तक डर गया था। क्या चल रहा था? डुडियन भी हैरान था। उसने जानबूझकर अपनी हत्या का इरादा जारी नहीं किया और न ही अपने जादू के निशान प्रकट किए। तार्किक रूप से कहें तो उसे एक सामान्य व्यक्ति की तरह होना चाहिए। ये भेड़िया घोड़ा इतना असहनीय कैसे हो सकता है? मास्टर, आप एक को बदल क्यों नहीं देते? न्यूज़ आगे आया और अपना पसीना पोंछा। डुडियन थोड़ा असहाय था। वह पलटा और अपने बगल वाले भेड़िए के घोड़े के पास चला गया। भेड़िए के घोड़े के पीछे के अन्य भेड़िए सहज रूप से पीछे हट गए। ऐसा लग रहा था कि जिस भेड़िया घोड़े को डुडियन घूर रहा था वह भी पीछे हटना चाहता था, परंतु उसके हाथ पैर जमीन पर कीलों से ठोंक दिए गए। ये लंबे समय तक नहीं चला। वह ऐसे रोया मानो भीख मांग रहा हो। उसके अंग कांपने से खुद को नहीं रोक सके।
डूडियन अवाक रह गया। वह रुका और बोला, तुम घोड़े की सवारी करो, मैं उड़ जाऊंगा। न्यूज़ ने देखा कि भेड़िए डूडियन के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे। मास्टर, मैं आपके लिए दूसरी गाड़ी ढूंढ दूंगा। कोई ज़रूरत नहीं है। डूडियन ने अपना सिर हिलाया। वह स्प्लिटर के जादुई निशानों को सक्रिय करना चाहता था। हालांकि परिचित भावना प्रकट नहीं हुई। उसे अचानक पता चला कि वह जादुई निशानों की शक्ति को महसूस नहीं कर सका। कैसे? डूडियन अपने शरीर को नीचे देखने से खुद को रोक नहीं सका। उसने स्प्लिटर के जादुई निशानों को सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। डूडियन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। क्या उसके जादू के निशान मिट गए? वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने शरीर के अंदर की स्थिति को देखना चाहता था। उसकी दृष्टि इस तरह बदल गई जैसे ये सहज हो। उसके कपड़े और त्वचा में प्रवेश किया गया था और वह अपने शरीर के अंदर की हड्डियों, आंतरिक अंगों और अन्य अंगों को देख सकता था। वह एक पल के लिए चौंका और उसकी दृष्टि तुरंत सामान्य हो गई। मुझमें अभी भी चीज़ों को देखने की क्षमता है। जादुई शरीर से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं होती? डूडियन को राहत मिली। वह कुछ संदेह किए बिना नहीं रह सका। जल्द ही उन्हें वह एहसास याद आया जब उन्होंने पुतली के माध्यम से देखने की क्षमता को सक्रिय किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह उसके शरीर की सहज प्रवृत्ति थी। यह पहली बार नहीं था कि उसने अपने शरीर में जादुई निशानों की शक्ति का उपयोग किया था। क्या ऐसा हो सकता है? उसने सोचा। कश काटने की आवाज़ गूंज उठी। एक आवाज़ थी जो उसके चिल्लाने पर बंद हो गई। डूडियन सहज रूप से उसके पीछे देखना चाहता था। जैसे ही उसने अपने पीछे की स्थिति देखी, उसकी दृष्टि बदल गई। उन्होंने स्प्लिटर की 360 डिग्री दृष्टि में प्रवेश किया। उसने देखा कि उसकी पीठ के कपड़े फटे हुए थे। काले स्प्लिटर के पंख स्टील के ब्लेड की तरह थे। अचानक विस्तार और उनके बीच की करीबी दूरी के कारण डूडियन ने गलती से भेड़िए को टुकड़ों में काट दिया। न्यूज़ भी डरा हुआ था। वह भेड़िए के करीब खड़ा था और लगभग मारा ही गया था। सौभाग्य से डूडियन को राहत मिली। उसने स्वाभाविक रूप से देखा कि उसने न्यूज़ को लगभग चोट पहुंचाई थी। सौभाग्य से उसे अपनी पीठ पर स्प्लिटर के पंख महसूस हुए। यह एक विस्तारित हाथ की तरह महसूस हुआ। वह इसे नियंत्रित करने में सक्षम था, लेकिन बिखरे हुए पंख अतीत से अलग लग रहे थे। वह इसे ध्यान से महसूस करने ही वाला था कि अचानक उसे कुछ ख्याल आया। उसने ऊपर देखा और बार्टन, मेसन और उनके विश्वासपात्रों को अचंभित होकर उसे घूरते हुए देखा। तुम पहले जाओ, मैं तुम्हारे ठीक पीछे रहूंगा। डूडियन ने तुरंत आदेश दिया। बार्टन, मेसन और अन्य लोग होश में आए। उन्होंने डूडियन की ओर देखा लेकिन कुछ नहीं पूछा। उन्होंने तुरंत अपने विश्वासपात्रों को भेड़िया घोड़ों पर चढ़ने के लिए बुलाया। मास्टर, क्या आप रास्ता जानते हैं? न्यूज़ ने डूडियन से पूछा। हाँ, जाओ। डूडियन मुस्कुराया। न्यूज़ के जाने का इंतजार करते हुए डूडियन की अभिव्यक्ति शांत हो गई। उसने धीरे धीरे अपनी पीठ पर पंखों को महसूस किया। शीघ्र ही उसका शरीर काली पपड़ियों से ढक गया। पलक झपकते ही वह विभाजक अवस्था में प्रवेश कर गया। वह एक राक्षस की तरह लग रहा था जो ब्लेड से ढका हुआ था। उसके विद्यार्थियों में कुछ अजीब बात थी। उसे किसी इंसान की परछाई नहीं मिली। वह पूरी तरह राक्षसी हो गया था। डूडियन ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और ब्लेड को अपने शरीर पर लहराया। जब उसने अपने शरीर को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। स्प्लिटर का शरीर पहले से बहुत अलग था। सबसे पहले इसे और अधिक अच्छी तरह से राक्षसी बनाया गया था। उसका चेहरा तेज ब्लेड और काले कवच से ढका हुआ था। यही से अलग करना असंभव था। यदि उसका शरीर उल्टा होता तो कोई यह नहीं सोचता कि यह उसका सिर है। इसके अलावा स्प्लिटर के शरीर के जोड़ों पर गहरे सुनहरे रंग की परत थी। अजीब माल था। यह बहुत कठोर था और स्प्लिटर के शरीर की कमजोरी को पूरी तरह सुरक्षित रखता था। इसके अलावा इस बार राक्षस शरीर में प्रवेश करने की प्रक्रिया पहले से अलग थी। अतीत में उन्होंने पहले दानव चिन्हों की शक्ति को सक्रिय किया, दानव चिन्हों को उत्तेजित किया और फिर जादूगर उपकरण में ऊर्जा के साथ मिलकर पूरे दानव शरीर में प्रवेश किया। लेकिन अब उसे लगा कि जैसे ही उसका विचार आया, उसके शरीर में शक्ति फैल गई और राक्षस शरीर का निर्माण हो गया। फिर इन शरीरों से एक स्पष्ट अनुभूति हुई। नसें कसकर जुड़ी हुई थीं और वह उन्हें स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकता था। यह एहसास ऐसा था मानो जादुई निशानों की शक्ति पूरी तरह से उसके शरीर में विलीन हो गई हो। अब उसे माध्यम के रूप में जादुई निशानों की आवश्यकता नहीं रही। दूसरे शब्दों में, उसका शरीर एक बहुत बड़ा जादुई निशान बन गया था। उसने कुशलता से जादुई शरीर को नियंत्रित किया और एक क्षण के लिए हिल गया। डूडियन ने जादुई शरीर को हटा दिया और केवल अपनी पीठ पर टूटे हुए पंखों को दिखाया। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और सैकड़ों मीटर हवा में उड़ गया। वह एक काली रेखा में बदल गया और सीधे दूर तक उड़ गया। उसे लगा कि वह तेजी से नहीं उड़ रहा था, लेकिन उसके पैरों के नीचे की सड़कें और घर तेजी से पीछे हट रहे थे। तेज हवा उसके चेहरे पर लग रही थी। वह कोई अन्य आवाज नहीं सुन सका। कुछ मिनट बाद उसे आहों की दीवार नजर आई। वह सीधा उड़ गया। वह सिग्स की दीवार को पार कर गया और सीधे बाहरी दीवार क्षेत्र के ऊपर आकाश में चला गया।
परिचित बाहरी दीवार, परिचित संरचना, वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्र और झुग्गियों को एक आयताकार बक्से की तरह 3 स्थानों में विभाजित किया गया था। ये भीतरी दीवार क्षेत्र की तुलना में अधिक भीड़भाड़ वाला और छोटा था। बाहरी दीवार क्षेत्र सिल्विया के क्षेत्र का केवल 20% था। डूडियन वाणिज्यिक क्षेत्र में एक शांत और निर्जन स्थान पर उतरा। उसने जमीन पर धूल उड़ा दी। उसने अपने पंख बंद कर लिए और गंध का पीछा किया। वह एक शानदार मजिस्ट्रेट के सामने आया। मजिस्ट्रेट के सामने काले टैटूओं का एक समूह था। 2 टैटूओं की पीठ पर लोग बैठे थे। डूडियन को देखकर वे दोनों चौंक गए। वे घोड़ों से नीचे कूदे और दौड़ते हुए आगे बढ़े। मास्टर, आप यहाँ हैं। वे कहाँ हैं? लॉर्ड नॉरिस और लॉर्ड बार्टन अंदर चले गए हैं। डूडियन ने सिर हिलाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उनका दूसरा गढ़ बाहरी दीवार में मजिस्ट्रेट था। यह स्थान एक अच्छा विकल्प था। किसने सोचा होगा कि यह स्थान न्याय और पवित्र मजिस्ट्रेट का प्रतीक था। ये वह स्थान था जहां अंधेरे विश्वासी छुपे थे। अंधेरा हमेशा सबसे उजले स्थानों में छिपा रहता था क्योंकि वह ढका हुआ था। मजिस्ट्रेट के अधीन गुप्त भूमिगत इमारत को देखकर डूडियन की आंखें चमक उठीं। उसने देखा कि न्यूज़ और बार्टन सगे को खोजने के लिए अपने लोगों का नेतृत्व कर रहे थे। सगे अभी भी गंजा था। उसके चेहरे पर 2 और निशान थे। जब वह न्यूज़ से मिल रहा था तो उनमें से एक ने उसकी नाक के पुल को पार कर लिया। मैंने सोचा था कि राजा वापस आएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह उदास होकर चला जाएगा। डूडियन ने भूमिगत इमारत में अपने पुराने दोस्तों को देखा। उसकी आंखों में उदासी की झलक थी। उसने सोचा कि या तो वह मर जाएगा या महिमा में लौट आएगा। कौन जानता था कि उसका अंत ऐसी स्थिति में होगा। डूडियन ने आह भरी। वह नहीं जानता था कि आकाश में बादलों की तरह वह कब मुक्त होगा। थोड़ी देर बाद न्यूज़ सगे और अपने विश्वासपात्रों के साथ बाहर आए। सगे को पता था कि डूडियन वापस आ गया है। वह जानता था कि डूडियन को प्रयोग करने के लिए महल में पकड़ लिया गया था। जब उसने देखा कि डूडियन जीवित है तो वह आश्चर्यचकित होकर आगे बढ़ने से खुद को नहीं रोक सका। वह हंसा, हाँ, मुझे पता था कि तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे। न्यूज़ ने भौहें चढ़ाईं, आप इस तरह कैसे बात कर सकते हैं? सगे ने अपना सिर थपथपाया, मैं भूल गया। युवा मास्टर कृपया बुरा न माने। डूडियन ने अपना हाथ लहराया, चलो तैयार हो जाएं। हाँ, यंग मास्टर। न्यूज़ ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया और अपने विश्वासपात्रों का अभिवादन करने के लिए मुड़े। जल्द ही इन विश्वासपात्रों ने मजिस्ट्रेट से बहुत सारा सामान निकाल लिया। वे अपने अपने घोड़ों पर सवार थे और किसी भी समय प्रस्थान करने के लिए तैयार थे। चलो चलें। डूडियन ने अपने जादुई पंख फैलाए और सीधे उड़ गया।